हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फाइनली आई एम बैक। मैं वापस आ चुका हूं और हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं एक नई शुरुआत, एक नई सीरीज के साथ फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन मे 2023 एग्जामिनेशंस। राइट, सो आज है 21 मार्च और आज से हम ये एक अमेजिंग सी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं जो भी बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वो चीजें होने वाली हैं। राइट, देखो समय हमारे पास बचा है कम। अब अगर हमारे पास समय कम बचा है और हमें मे 23 में टैक्सेशन का पेपर देना है, हमें मे 23 में सी इंटरमीडिएट के एग्जाम्स देने हैं और हमें टैक्सेशन की तैयारी करनी है, तो ऑफ कोर्स वी विल हैव टू पुट इन मोर नंबर ऑफ आवर्स एवरी डे। राइट, तो रोज आपकी क्लासेस चला करेंगी। रोज हम एक या दो टॉपिक्स उठाएंगे। कोई बड़ा टॉपिक हुआ तो एक दिन में एक टॉपिक करेंगे, और अगर कोई छोटे छोटे टॉपिक्स हुए तो फिर मल्टीपल टॉपिक्स हम लोग क्लब कर देंगे। राइट, तो जैसे अभी आज हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन एंड जनरल टैक्स रेट्स के बारे में। उसके बाद कल हम लोग बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। तो कल आपका ऐसे ही 2.25-3 घंटे का सेशन होगा और पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वहां पर कवर करा दिया जाएगा। उसके अगले दिन कैपिटल गेन्स होगा। तो अब कैपिटल गेन्स का 6-7 घंटे का सेशन हो सकता है या 4-5 घंटे का सेशन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी देर में वो कैपिटल गेन्स खत्म होता है। क्लासेस आपकी रोज रात को 10 बजे चला करेंगी। ठीक है, 10 बजे क्लास आपकी शुरू होगी। 10 बजे आपकी क्लास शुरू होगी, लेकिन एंड का कोई टाइम फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, बिकॉज नाउ इज नॉट द टाइम कि जी हम तो दिन में सिर्फ 1 ही घंटा पढ़ेंगे, हम तो दिन में सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ेंगे, हम तो सिर्फ दिन में इतने ही घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे। नहीं, अब वो टाइम नहीं रहा है। ठीक है, अब समय आ चुका है क्योंकि मई 2023 में आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। टुडे इज 21 मार्च। राइट, तो अब समय आ चुका है कि हम लोगों को अपनी पढ़ाई थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल पर लेके जानी है। जिन स्टूडेंट्स ने भी फास्ट ट्रैक टैक्सेशन वाला कोर्स किया हुआ है, फास्ट ट्रैक टैक्सेशन वाला कोर्स आपको पूरा का पूरा यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक है, उन लोगों को ये एक नई शुरुआत देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि भैया हम आपके रिवीजन सेशंस का वेट कर रहे हैं। मैंने कहा अरे रिवीजन सेशन क्या, फास्ट ट्रैक टैक्सेशन में चल रहा है इतने टाइम से, वही तो रिवीजन सेशन से क्या हुआ। लेकिन मेरे को एक बात समझ में आई कि कई सारे लोग हैं, आप लोग जिन्होंने वो फास्ट ट्रैक टैक्सेशन वाले सेशंस नहीं देखे। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, ये देख लो अब। ठीक है, लेकिन अब अगर शुरू करेंगे तो एवरी डे वील हैव टू पुट इन मोर नंबर ऑफ आवर्स, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है तो उसके लिए एकदम तैयार रहो। तो अब इस एक नई शुरुआत में हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे मैं आपको बता देता हूं। एवरी डे विल बी कवरिंग वन टॉपिक। ठीक है, विल बी कवरिंग इट कॉम्प्रिहेंसिवली। हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चंस की क्लासेस में प्रैक्टिस करेंगे। जिन क्वेश्चंस, जो बहुत सारे क्वेश्चंस की हम लोग क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपको हर क्लास के नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। इनफैक्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स वगैरह सबका लिंक मिल जाएगा, भी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जिन भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग क्लास में, जो जो क्वेश्चंस आपके नोट्स में होंगे पर उनको हम लोग क्लास में सॉल्व नहीं कर पाए होंगे, उनके सॉल्यूशंस आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई रिपीट, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको हम लोग क्लास में सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन नोट्स में उनके सॉल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइडेड होंगे, नोट्स में आप लोगों को उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी गोइंग टू प्रोसीड। एवरी डे विल बी कवरिंग वन टॉपिक। इस कोर्स की ड्यूरेशन टोटल कितने आवर्स की होगी? अराउंड 77 to 80 आवर्स की ड्यूरेशन होगी, और 14 अप्रैल को आपका यह आखिरी सेशन होगा। 14 अप्रैल। ठीक है, पूरा का पूरा शेड्यूल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो नोट्स वाला लिंक है, उसी नोट्स वाले लिंक के अंदर आपको शेड्यूल वाला लिंक भी मिल जाएगा। वहां से आप लोग पूरा शेड्यूल भी देख सकते हो कि कौन से दिन कौन सी क्लासेस हमारी होने वाली है। ठीक है, तो आई रिपीट दिस, हम लोगों ने 21 मार्च आज से स्टार्ट किया। क्लासेस आपकी चला करेंगी मंडेज टू सैटरडेज। ठीक है, मंडे टू सैटरडे चलेगी, संडे की छुट्टी है। ठीक है, संडे की छुट्टी चलेगी क्योंकि यहां पर रोज जो है नंबर ऑफ आवर्स क्लासेस के काफी लंबे होंगे, कभी 4 घंटे की, कभी 5 घंटे की, कभी 6 घंटे की। और आप में से कई सारे लोग रात को ही जगते हो, तो ये और अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि रात को जल्दी सोने की कोशिश करते हो, नींद आ नहीं पाती है। तो कोई बात नहीं, जब तक जगे हुए हो तो ये वाली क्लासेस देख लो। ठीक है, तो एक नई शुरुआत वाली सीरीज हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। टुडे आज की क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी सी छोटी होगी, 2.25-2 घंटे की ही क्लास होगी, क्योंकि बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन और जनरल टैक्स रेट्स के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। लेकिन कल से जो क्लासेस हैं उनकी ड्यूरेशन बढ़ती रहेगी। राइट, तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, यहां पर ये शेड्यूल रहेगा मई 23 के स्टूडेंट्स के लिए। रोज रात को 10 बजे यहां पर एक नई शुरुआत वाली सीरीज चलेगी।
ठीक है। और नवंबर 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए अनअकैडमी प्लस के एकाग्रता बैच में दोपहर को 12 बजे क्लासेस होती हैं। मई 23 के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी सेशन भी लिया था, उस स्ट्रैटेजी सेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज उसको जरूर देखना। आपको पता चलेगा अभी भी कई सारे लोग काफी सारी गलतियां कर रहे होंगे, तो आपको उससे भी एक क्लैरिटी आएगी, उससे भी एक आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हाँ यार ठीक है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो मई 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रैटेजी सेशन जो मैंने लिया हुआ है, उसको आप लोग प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसमें जरूर देखिएगा, ठीक है। एक नई शुरुआत की, मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना चुका हूं, राइट। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो भी मैं यहां पर नोट्स यूज करूंगा उन नोट्स का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स वाले लिंक में शेड्यूल का भी लिंक होगा, और शेड्यूल में आपको पूरा का पूरा शेड्यूल दिख जाएगा 14 अप्रैल तक, कौन कौन से दिन कौन कौन से चैप्टर की क्लासेस होने वाली है। क्लासेस विदाउट फेल चलेंगी, कंसिस्टेंटली चलेंगी। जिन लोगों ने फास्ट ट्रैक टैक्सेशन किया है, आप लोगों को पता होगा कि आई वॉज नॉट वेल, एंड इवन देन आई मेड श्योर दैट एवरी सिंगल डे आपकी क्लास यहां पर चल रही है। तो उसी तरह से मैं आपसे फिर से प्रॉमिस कर रहा हूं कि 14 अप्रैल तक आपकी क्लासेस रेगुलरली चलेंगी, संडेज को छोड़ के मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस चला करेंगी, और हम लोग एक नए जोश के साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं फॉर सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन मई 2023। लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड जनरल टैक्स रेट्स, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड जनरल टैक्स रेट्स एकदम। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना आप लोग, ये फास्ट ट्रैक कोर्स है, ठीक है। यहां पर टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड बात होने वाली है। आज 16 जनवरी है, आपके एग्जाम्स मई से स्टार्ट हो रहे हैं। कब से? 3 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट है ना, ठीक है। तो आधा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3.5 महीने का आपके पास समय है, राइट। हम यहां पर जो बात करेंगे एकदम एग्जाम ओरिएंटेड और टू द पॉइंट बात करेंगे, इधर उधर की बातें हम लोग नहीं करेंगे। इनफैक्ट आज मैंने बहुत सारी चीजें हटाई हैं, जो मैं कई सारी चीजों को हम लोग थोड़ा सा अलग अलग तरीके से डिस्कस करते रहते हैं, वो बहुत सारी चीजें मैंने हटाई हैं। सिर्फ स्ट्रिक्टली जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हीं चीजों को यहां पर हम लोगों ने रखा हुआ है। शुरू किया जाए अपना आज का मुद्दा। टैक्स होता क्या है? तो टैक्सेस आर मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस लेविड ऑन इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशंस बाय अ गवर्नमेंट एंटिटी, ठीक है। तो टैक्स बेसिकली क्या है? अगर आप कुछ भी पैसा कमाते हो तो सरकार कहती है इसमें से मेरा हिस्सा मेरे को दे दो, और ये कंपलसरी होता है, इसी चीज को टैक्स बोला जाता है। सिंपल, ऑलराइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, हमें उनमें से 2 आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ठीक है। एक आर्टिकल है 265 और एक आर्टिकल है 246, राइट। आर्टिकल 246 के अंदर एक 7th शेड्यूल होता है। आर्टिकल 265 कहता है, आर्टिकल 265 ये कहता है कि गवर्नमेंट कैन इंपोज टैक्स ओनली विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा सकती है ओनली अगर लॉ उसको इजाजत दे। और आर्टिकल 246 में 7th शेड्यूल है, उसके अंदर 3 लिस्ट्स हैं, उसके अंदर 3 लिस्ट है। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट कहती है कि मैटर्स ऑन विच सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, राइट। तो यूनियन लिस्ट के अंदर बहुत सारे वो मैटर्स मेंशन है जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सारे मैटर्स मेंशन है जिन पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे मैटर्स हैं जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बना सकती है। यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 है, यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 है, जो कहती है टैक्स ऑन ऑल इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं ओवरव्यू बताता हूं आपको और कायदे से समझ में आएगा। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 265 क्या कह रहा है कि सरकार टैक्स लगा सकती है सिर्फ अगर उसको कानून इजाजत दे, राइट। कानून क्या है? यही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 246 है, उसका 7th शेड्यूल है, उसके अंदर यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के अंदर वो सारे मैटर्स हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और उसमें एक मैटर ये है टैक्स ऑन ऑल इनकम्स, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सरकार को पावर किसने दी, सरकार को टैक्स लगाने की अथॉरिटी किसने दी, सरकार को टैक्स लगाने की अथॉरिटी एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर दी है, ठीक है। स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 46 है, तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है एग्रीकल्चरल इनकम पर, राइट। 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं हमारे पास, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपका इनकम टैक्स हो जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स आपका होता है जीएसटी, कस्टम्स और एक्साइज वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। हमारे सिलेबस में ना कस्टम्स है ना एक्साइज है, हमारे सिलेबस में जीएसटी है, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ टैक्सेस का ओवरव्यू। अब चलो आगे चलते हैं। डायरेक्ट टैक्स लॉ जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो,
इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम लोग पढ़ेंगे एज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 22। अब ये फाइनेंस एक्ट क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स रूल्स 1962, फिर हम पढ़ेंगे नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स बाय सीबीडीटी। सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और उसके बाद आता है जुडिशियल डिसीजंस, केस लॉज। लेकिन ये जो जुडिशियल डिसीजंस और केस लॉज होते हैं ये सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, ये सीए फाइनल के सिलेबस का पार्ट हो जाता है। तो इंटरमीडिएट लेवल पर आपको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है, ठीक है। ये बताता है कि चार्ज ऑफ इनकम टैक्स इज गवर्न्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961 व्हिच केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट हम लोगों को पढ़ना है। इनकम टैक्स रूल्स क्या है? इनकम टैक्स रूल्स में जो भी गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, सीबीडीटी रूल्स बनाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस रूल्स बनाता है। नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स क्या है? तो सीबीडीटी जो है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो बीच बीच में कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशंस, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स इश्यू करता रहता है जो कि सब पर बाइंडिंग होते हैं, और ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है, ठीक है। तो हम 3 चीजें पढ़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स, ठीक है। आओ आगे चलते हैं, फाइनेंस एक्ट के बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों ने बजट वर्ड सुना होगा, ठीक है। अभी जैसे फरवरी आने वाला है तो अभी नया बजट आने वाला है। तो अभी देखो फाइनेंस एक्ट में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया जाता है। कोई भी चीज एक्ट बनने से पहले उसका बिल बनाया जाता है और वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले फाइनेंस बिल की प्रेजेंटिंग होती है, फिर इस बिल को अप्रूव कर दिया जाता है, इसको प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है, और उसके बाद जो भी अमेंडमेंट्स इस बिल में होते हैं वो सारे के सारे एक्ट में अप्लाई हो जाते हैं। राइट। तो प्रेजेंटिंग ऑफ फाइनेंस बिल क्या है? ऑन 1st of February, फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट व्हिच कंटेन्स वेरियस अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड टू बी मेड इन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हर साल 1 फरवरी को फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया जाता है। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं, जो कि आजकल निर्मला सीतारमण जी हैं। तो फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया जाता है, और फाइनेंस बिल में क्या होता है ये सब बताया जाता है कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनमें क्या क्या चेंजेस करे जाने चाहिए, ठीक है। As soon as a bill is passed by both the houses of the parliament and thereafter receives the assent of the president of India, it becomes finance act. तो दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट उस बिल को अप्रूव कर देते हैं, उस बिल में अप्रूव कर देते हैं, और फिर इस बिल को प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है। प्रेसिडेंट कहता है कि हाँ ठीक है, डन डन डन, और फिर ये फाइनेंस बिल जो है ये फाइनेंस एक्ट बन जाता है। The amendments proposed therein are then incorporated in the Income Tax Act, which are applicable from the very first day of the next financial year. तो फाइनेंस एक्ट 22 के जो भी अमेंडमेंट्स होंगे वो 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। हमारे एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 22 एप्लीकेबल है। ये 1 अप्रैल 2023 क्यों लिखा है इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला है असेसी। इनकम टैक्स एक्ट में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है वो होता है असेसी। आओ ध्यान से देखते हैं असेसी का मतलब क्या होता है। तो असेसी का मतलब सिंपल मतलब होता है कि जिसका असेसमेंट किया जाता है वो एक असेसी हो जाता है, ठीक है। तो सपोज मैंने पैसा कमाया, अब सरकार मेरा असेसमेंट करेगी कि भाई तुमने कितना पैसा कमाया, लाओ इस पर हमें टैक्स दो, तो मैं हो जाऊंगा असेसी, राइट। ये तो सिंपल लेमन भाषा में, आम लोगों की भाषा में इसका मतलब हो गया। लेकिन अगर टेक्निकल टर्म्स में देखें तो अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इज नोन एज द असेसी। तो असेसी किसको कहते हैं? वो बंदा हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, उस बंदे को असेसी कहा जाता है, ठीक। अब आ जाओ, देखो यहां पर हम लोगों ने कहा इन टेक्निकल टर्म्स अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इज नोन एज द असेसी। आई होप स्पीड में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फास्ट ट्रैक है, और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होगी, जो भी चीजें रेलेवेंट होंगी उनको मैं रिपीट भी करूंगा, उनको मैं कायदे से समझाऊंगा भी। ये जो इनिशियल थोड़ा सा पोर्शन था एक्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन का, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते हैं, दैट्स व्हाई मेरी स्पीड भी थोड़ी सी फास्ट यहां पर चल रही है, राइट। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म हम लोगों को यहां पर पढ़ना है वो है असेसी। असेसी का मतलब सिंपली अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल और हु इज लायबल टू पे टैक्स। अब हम बात करते हैं कि पर्सन का क्या मतलब होता है। तो पर्सन में 7 चीजें आती हैं, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पर्सन में 7 चीजें आती हैं। वो 7 चीजें कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला होता है इंडिविजुअल, ठीक है। मैं निशांत कुमार एज एन इंडिविजुअल एक पर्सन हूं, ठीक है। उसके बाद आती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जैसे ही किसी इंडिविजुअल की शादी हो जाती है,
वो HUF में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब मेरी शादी हुई आज से 3 साल पहले या 3.25 साल पहले, तो जैसे ही मेरी शादी हुई, मैं इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल रहा ही, मेरा निशांत कुमार हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बन गई। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी लॉ एक अलग पर्सन की तरह से ट्रीट करता है। मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का भी असेसमेंट होता है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी टैक्स पे करना होता है। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ पर्सन। नेक्स्ट, कंपनी, राइट। तो कंपनीज, जितनी भी कंपनीज आप देखते हो वो भी पर्सन मानी जाती हैं। कंपनीज को भी पर्सन माना जाता है। तो कंपनीज भी जितना पैसा कमाती हैं उस पर कंपनीज को भी टैक्स पे करना होता है। फिर पार्टनरशिप फर्म्स, तो अगर कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म में आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी आ गई, तो इनको भी टैक्स पे करना होता है, इनको भी पर्सन माना गया है। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जब एक से ज्यादा पर्संस या दो से ज्यादा पर्संस मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं तो उनको एसोसिएशन ऑफ पर्संस कहा जाता है, राइट। एंड द सेम थिंग हैपेंस विद बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल, राइट। Now the question arises, what is the difference between association of persons and body of individuals? ठीक है, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में ना सिर्फ इंडिविजुअल्स आ सकते हैं। मतलब निशांत कुमार आ गया, या जोहना जैसी आ गई, या शुभम पाटनी आ गया, श्रुति शर्मा आ गई, ये सारे के सारे क्या हो गए, हम सारे के सारे इंडिविजुअल्स ने मिलकर अगर एक ग्रुप बनाया तो इसको हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए 2 कंपनीज या 2 से ज्यादा कंपनीज ने मिलकर ग्रुप बनाया, या हो सकता है एक कंपनी एक इंडिविजुअल ने ग्रुप बनाया, या हो सकता है एक कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म ने ग्रुप बनाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि जो पर्सन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस में ये जो पर्सन है ये कोई भी हो सकता है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस में ये जो पर्सन है ये तो कोई भी हो सकता है। बस जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है उसमें इंडिविजुअल सिर्फ एक इंडिविजुअल बीइंग होगा, ह्यूमन बीइंग होगा, लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्संस में कोई भी पर्सन हो सकता है, नॉट नेसेसरीली एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट वी हैव लोकल अथॉरिटी, तो म्यूनिसिपल कमिटीज जो होती हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वगैरह होते हैं, इनको भी अलग से पर्सन माना गया है एंड दे आर आल्सो लायबल टू पे टैक्स। एंड फाइनली वी हैव आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। ठीक है, तो जो इन 6 में नहीं आ सकता उसको हम आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में डाल देते हैं। जो भी चीज इन 6 में नहीं आ सकती उसको आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में डाल देते हैं। कुल मिलाकर बस इतना सा है, चाहे तुम किसी भी नाम से बिजनेस करो, अगर तुम पैसा कमा रहे हो तो तुमको सरकार को टैक्स देना पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम पर्सन होगे और पर्सन असेसिबल होगा और वो तुम असेसी बन जाओगे। 2 टर्म्स हम लोगों ने देखे। सबसे पहला टर्म हमने देखा असेसी। असेसी का मतलब एक ऐसा बंदा जिसका असेसमेंट किया जाता है, मतलब जिसको टैक्स पे करना होता है। दूसरा हम लोगों ने देखा पर्सन। पर्सन में 7 चीजें आती हैं। पर्सन में 7 चीजें आती हैं। सबसे पहला इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। ठीक है, 2 टर्म्स हम लोगों के कंप्लीट हुए। अब आओ तीसरे टर्म्स पर आते हैं, आपका हेड्स ऑफ इनकम, राइट। देखो, जब भी आप पैसा कमाते हो ना तो उस पैसे पर जब सरकार टैक्स कैलकुलेट करती है तो इस पूरी की पूरी इनकम को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करके फिर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आपकी पूरी की पूरी जो भी आपकी इनकम होती है उसको 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, 5 हेड्स में डिवाइड किया जाता है और हर हेड के लिए अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग लॉज हैं और कभी कभी अलग अलग रेट्स भी हैं जिससे उसको चार्ज किया जाता है, राइट। अब सबसे पहला जो हेड ऑफ इनकम है वो होता है आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज। वो होता है आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो कल को जब जाकर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद अगर आप कहीं पर जॉब करने जाते हो तो जिस भी कंपनी में आप जॉब करोगे उस कंपनी के साथ आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप हो जाएगा, राइट। तो कल को सपोज आप टीसीएस में जाते हो जॉब करने के लिए, तो टीसीएस विल बी योर एम्प्लॉयर एंड यू विल बी दी एम्प्लॉई। तो टीसीएस जो भी आपको सैलरी पे करती है उस इनकम को, आपकी उस सैलरी वाली इनकम को क्लासिफाई किया जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, दूसरी तरह की इनकम क्या हो सकती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई एक मकान है, ठीक है, आप उस मकान के ओनर हो, आपने उस मकान को किराए पर चढ़ा दिया, तो उस किराए वाली इनकम को हम इस हेड में क्लासिफाई करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, तीसरा हेड आपका हो सकता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या आप किसी प्रोफेशन में हो, प्रोफेशन का मतलब होता है जैसे मैं टीचर हूं तो टीचिंग इज अ प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ प्रोफेशन, हम कुछ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, राइट।
तो बिजनेस या प्रोफेशन से अगर आपका कुछ भी इनकम होती है तो उसको इस वाले हेड में क्लासिफाई किया जाता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में क्या होता है, अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, अब ये कैपिटल एसेट को कैसे डिफाइन किया गया है वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम कैपिटल गेन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इन पांचों हेड्स के 5 अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो हम लोग कल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से अपना डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को बस एक ओवरव्यू बता रहा हूं कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। आपकी जो भी इनकम होती है उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड करके टैक्स किया जाता है। सबसे पहली कैटेगरी होती है इनकम फ्रॉम सैलरीज, फिर होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और फिर आपका होता है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में क्या होता है कि सपोज आपके पास कोई बिल्डिंग है, सपोज आपके पास कोई बिल्डिंग है, आपने उस बिल्डिंग को कई साल पहले 10 लाख रुपए में खरीदा था और आपने आज उस बिल्डिंग को 30 लाख रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो आपका 20 लाख रुपए का ये जो प्रॉफिट हुआ इसको कैपिटल गेन्स कहा जाता है। नाउ आई नो आप में से जितने भी लोगों ने पहले पढ़ा है आप कहोगे सर इंडेक्सेशन, सर ये, सर वो, हाँ तो वो सब करेंगे ना, ठीक है। यहां मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि आप में से कई सारे लोग हैं जिन्होंने पहले टैक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, बस स्पीड का थोड़ा सा आपको कोप अप करना होगा, अदरवाइज कॉन्सेप्ट सारे के सारे यहां पर क्लियर होने वाले, ठीक है। अगर किसी को भी स्पीड थोड़ी सी फास्ट लग रही है आप आराम से पॉज करके थोड़ा सा स्लो करके थोड़ी स्लो स्पीड में देख सकते हो, 0.75 या 0.5x में आप देख सकते हो आराम से, कोई इशू वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स लेकिन सारे के सारे यहां पर कवर होंगे। एंड द फिफ्थ हेड हियर इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। तो कोई भी अगर ऐसी इनकम है जो इन 4 हेड्स में नहीं आ पाती है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाती है। तो कौन कौन से 5 हेड्स हुए, सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरीज। अगर मेरा किसी इंप्लॉयर के साथ इंप्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है, वो मेरे को तनख्वाह दे रहा है, तो फिर वो जो तनख्वाह है वो इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड में चार्ज होती है। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मेरे पास कोई मकान है मैंने उसको किराए पर दे दिया, मेरे पास जो किराए की इनकम आ रही है वो इस वाले हेड में चार्ज होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, अगर मेरा कोई धंधा है, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, मैं कोई सामान बेच रहा हूं, या मैं प्रोफेशनल हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं लॉयर हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं टीचर हूं, तो उससे जो भी मेरी इनकम आएगी वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगी। अगर मेरे पास कोई कैपिटल एसेट है और उसको मैं बेच देता हूं, उसको बेचने पर कुछ भी प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्सेबल होता है। और इसके अलावा अगर मेरे को कोई और इनकम हो जाती है, जैसे मैं कौन बनेगा करोड़पति में गया, कौन बनेगा करोड़पति में बच्चन साहब ने मेरे से कहा और आप 7 करोड़ रुपए जीत गए, तो अब कौन बनेगा करोड़पति? क्या अमित जी मेरे एम्प्लॉयर हैं? नहीं। क्या अमित जी एक मकान है जिनको रेंट पर देके मैं इनकम कमा रहा हूं? नहीं। क्या अमित जी के साथ मैं कोई धंधा कर रहा हूं? नहीं। क्या अमित जी क्या मेरे पास कोई कैपिटल एसेट है जिसको मैंने बेच के पैसा कमाया? नहीं। तो जो इनकम इन चारों हेड्स में नहीं आई, ये कौन बनेगा करोड़पति वाली इनकम? ये मेरी आ जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, राइट। 3 टर्म्स हम लोगों ने देखे। सबसे पहला टर्म हमने एसएससी देखा, फिर हमने पर्सन देखा, फिर हमने हेड्स ऑफ इनकम देखे, ठीक है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको रिकॉल करवाता रहूंगा, जिससे अगर आपने पहले कभी नहीं भी पढ़ा है तब भी आपका अच्छे से क्लियर होता जाए। उसके बाद हम बात करते हैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स की। एक टर्म होता है प्रीवियस ईयर और दूसरा टर्म होता है असेसमेंट ईयर, ठीक है। इंग्लिश में प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हो गया? पिछला साल। लेकिन यहां टैक्स में प्रीवियस ईयर का मतलब अलग होता है। क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन, अब हम लोग पर्सन के बारे में बात करेंगे बिकॉज वी ऑलरेडी नो व्हाट अ पर्सन इज, राइट। तो कोई भी पर्सन जब पैसा कमाता है तो वो जिस फाइनेंशियल ईयर में पैसा कमाता है उस फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर कहा जाता है। तो जिस भी फाइनेंशियल ईयर में कोई बंदा पैसा कमाता है, कोई पर्सन पैसा कमाता है, उस फाइनेंशियल ईयर को उस इनकम के रिलेटेड प्रीवियस ईयर कहा जाता है। और जिस फाइनेंशियल ईयर में उस इनकम पर टैक्स पे किया जाता है उसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 10 लाख रुपए कमाता हूं तो इस 10 लाख रुपए की कमाई के लिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 प्रीवियस ईयर कहलाएगा। और इस पर टैक्स मैं कब पे करूंगा? प्रीवियस ईयर 23-24 में। तो प्रीवियस ईयर 23, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में फाइनेंशियल ईयर 23-24 मेरा असेसमेंट ईयर कहलाएगा, ठीक है। मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा हूं फॉर ऑल दोस हु आर स्टडीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आप लोगों को थोड़ा सा ग्रास्प करने में टाइम लगेगा, बट इसको समझना प्लीज। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर इंग्लिश वाले टर्म्स नहीं है, राइट। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर इनकम को मैं किस फाइनेंशियल ईयर में कमा रहा हूं। फाइनेंशियल ईयर का मतलब आप सब लोग जानते हो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, अगले साल 31 मार्च को बंद होता है, राइट। तो इस समय 16 जनवरी 2023 में कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है? प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है, राइट। अब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मैं जितना भी पैसा कमाऊंगा उस पैसे के लिए
फाइनेंशियल ईयर 22-23 को हम प्रीवियस ईयर कहेंगे। जिस साल पैसा कमाया जाता है उस साल को प्रीवियस ईयर कहा जाता है, और जिस साल उस इनकम पर टैक्स पे किया जाता है यानी उसका जस्ट अगला साल, उसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है। तो करंटली अभी प्रीवियस ईयर 22-23 चल रहा है, क्योंकि यहां पर मैं जो कुछ भी कमाऊंगा उस पर मैं टैक्स पे करूंगा अगले साल। 31 मार्च को ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, तो 31 मार्च को एंड होने के बाद इस पर मैं टैक्स पे करूंगा अगले साल, यानी प्रीवियस ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। तो इस साल में जो भी इनकम कमाऊंगा उसके लिए प्रीवियस ईयर हो गया 22-23 और असेसमेंट ईयर हो गया 23-24। आई होप ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर वाला कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को क्लियर है। वन लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग दिस, फाइनेंशियल ईयर 22-23 अभी चल रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर में मैं जितना भी पैसा कमाऊंगा उस फाइनेंशियल ईयर, इस इनकम के लिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 इज कॉल्ड द प्रीवियस ईयर, एंड इस पर टैक्स मैं अगले साल पे करूंगा ऑब्वियसली। तो फिर इसका जो अगले साल जब मैं पे करूंगा तो दैट ईयर इज नोन एज असेसमेंट ईयर। नाउ आई नो आप में से कई सारे लोगों ने पहले अगर पढ़ रखा है और आप यहां पर सिर्फ रिवीजन के लिए आए हो तो आप बात कर रहे होगे, सर व्हाट अबाउट टीडीएस, सर एडवांस टैक्स, सर टीडीएस, सर एडवांस टैक्स। हाँ होगा, वो सब भी होगा, ठीक है। अभी यहां पर मैं जीरो बेस मानकर चल रहा हूं, उन स्टूडेंट्स को भी कंसिडर कर रहा हूं जिन लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा है, राइट। ये हो गया, बस दैट्स इट, दैट इज एब्सोल्युटली इट, ठीक है। यही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो मुझे आप लोगों को बताने थे। आधा घंटा कुल हुआ है क्लास शुरू किए हुए, आधा घंटा क्या मुश्किल से 15 मिनट हुए, ठीक है, क्योंकि 9:15 बजे तक तो हम लोगों ने ऐसी बातें की थी कि कोर्स में क्या होगा, नोट्स कहां से मिलेंगे वगैरह वगैरह। 9:15 बजे तक तो हम लोग यही बात कर रहे थे। 9:15 बजे के बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया तो ये हम लोगों ने 15 मिनट के अंदर अंदर ये अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लिया। हम लोगों ने किन किन चीजों के बारे में बात की जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। हम लोगों ने बात की असेसी के बारे में। असेसी क्या होता है? जिस पर्सन को टैक्स पे करने के लिए वो लायबल होता है वो पर्सन असेसी कहलाता है। पर्सन क्या होता है? तो पर्सन 7 लोग होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, और ये आपका कंपनी हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया। उसके बाद वो होता है ना आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी हो गया। उसके बाद आपका लोकल अथॉरिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज, कमिटीज वगैरह, ये सारी चीजें हो जाती हैं। एंड देन यू हैव आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सारी चीजें आपका पर्सन हो जाती हैं। बेसिकली एनीथिंग एंड एवरीवन इज अ पर्सन, ठीक है। पर्सन के बाद हम लोगों ने बात की हेड्स ऑफ इनकम के बारे में कि जो भी आप पैसा कमाते हो उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है जिसको हेड्स ऑफ इनकम बोलते हैं। सबसे पहला हेड था इनकम फ्रॉम सैलरीज, जहां पर आपकी जो भी सैलरी इनकम होती है वो टैक्स की जाती है। उसके बाद था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई मकान है, आपने उस मकान को किराए पर दिया है तो जो भी किराए वाली इनकम आ रही है वो इस वाले हेड में टैक्सेबल होगी। तीसरा हेड था प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आप कोई प्रोफेशन में हो तो फिर जो भी पैसा आप इससे कमाओगे वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। चौथा था कैपिटल गेन्स, अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है जैसे लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी, उसको जब आप बेचते हो, बेचने पर जो भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन्स हेड में टैक्सेबल होता है। और पांचवा था आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो भी इनकम इन 4 हेड्स में नहीं आएगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के कॉन्सेप्ट को समझा। जिस साल आप पैसा कमाते हो उस साल को प्रीवियस ईयर कहा जाता है, जिस साल उस कमाए हुए पैसे पर टैक्स पे करते हो उसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है। फाइनेंस एक्ट 22 में जो भी अमेंडमेंट्स थे वो असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2023-24 के लिए थे, राइट। तभी अभी 2-4 स्लाइड्स पहले लिखा हुआ था कि अमेंडमेंट्स जो भी फाइनेंस एक्ट 22 ने अमेंडमेंट्स प्रपोज किए वो 1 अप्रैल 23 से एप्लीकेबल होंगे, तो वो असेसमेंट ईयर 23-24 से एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो फाइनेंस एक्ट 22 के जो भी अमेंडमेंट्स हैं प्रीवियस ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए वो एप्लीकेबल होंगे। आपके और हमारे एग्जाम के लिए मई 23 में जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है और जो असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल है वो कौन सा है? प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 23-24 आपके मई 23 के सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। अब हम बात करते हैं कि असेसमेंट ईयर 23-24 यानी प्रीवियस ईयर 22-23 में टैक्स रेट्स कौन कौन से एप्लीकेबल है, ठीक है। आओ देखना शुरू करते हैं। आपके नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। देखो, अगर आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन हो, ठीक है, चाहे आप रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। अब ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट भी टेक्निकल टर्म्स होते हैं, अभी फिलहाल आप इसको इग्नोर कर दो कि क्या रेजिडेंट होता है क्या नॉन रेजिडेंट होता है। अभी जो भी आप कॉमन पार्लेंस में समझते हो कि हाँ जो बाहर रहता है वो नॉन रेजिडेंट,
ठीक है, अभी ऐसे ही समझते हैं ना, एनआरआई, ओ ये तो एनआरआई है, मेरे चाचा यूएस में रहते हैं, मेरे चाचा एनआरआई हैं, राइट। तो जो भी आप अगर ये भी समझते हो तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि एज ऑफ नाउ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी देयर इज अ प्रॉपर चैप्टर जिसमें हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कब किसको रेजिडेंट बोला जाएगा, कब किसको नॉन रेजिडेंट बोला जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल इधर देखो, अगर आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी, बीओवाई, एजीपी, चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट हो, तो आप पर कौन कौन से टैक्स रेट्स एप्लीकेबल होंगे। अगर आपकी साल भर की इनकम 2.5 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो जितना भी ये डिफरेंशियल अमाउंट है उस पर 5% का आपको टैक्स देना होगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो जितना भी ये डिफरेंशियल अमाउंट है उस पर आपको 20% देना होगा। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो आपको 30% का टैक्स देना होगा, राइट। सिंपल सा है, जितनी भी इनकम आपकी, पहले 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 से 5 पर 5% का टैक्स लगेगा, 5 से 10 पर 20% का टैक्स लगेगा, और 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पर 30% का टैक्स आपका लग जाएगा, ठीक है। ये हो गए इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओवाई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, चाहे आप रेजिडेंट हो चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो। आप अपने नोट्स में देख सकते हो, ये पूरी टेबल्स आप लोगों को यहां पर दी हुई है, राइट। उसके बाद अगर आप सीनियर सिटीजन हो, और सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है, सीनियर सिटीजन का मतलब होता है रेजिडेंट इंडिविजुअल, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल। नॉन रेजिडेंट भी तो 60 इयर्स का हो सकता है, लेकिन नॉन रेजिडेंट के लिए ये रिलैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। नॉन रेजिडेंट के लिए ये रिलैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप 60 इयर्स से ऊपर हो, रेजिडेंट हो, तो फिर आप 3 लाख तक आपको कुछ भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा नॉर्मल केस में 2.5 लाख तक का एग्जेम्पशन है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इसको बोलते हैं, या फिर टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है। तो इसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बोलते हैं। तो नॉर्मली बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपकी 2.5 लाख की हो गई, लेकिन अगर आप एक रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो, मतलब आपकी एज 60 या 60 से ज्यादा है, तो फिर 3 लाख तक आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। 3 से 5 अगेन वही 5%, 5 से 10 20%, 10 के ऊपर 30%, तो एकदम सेम है। दी ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर 2.5 लाख तक का एग्जेम्पशन था और यहां पर 3 लाख तक का एग्जेम्पशन है। तभी मैंने आपसे कहा कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा जो कि 60 इयर्स से ऊपर होगा, उसको 3 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसके लिए 2.5 लाख का ही बेनिफिट होगा, क्योंकि यहां पर स्पेसिफिकली रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए ये वाले रेट्स दिए हुए हैं, राइट। उसके बाद अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब अगर आपकी एज 80 या 80 से ऊपर है, ठीक है। सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब अगर आपकी एज 80 या 80 से ऊपर है, तो सुपर सीनियर सिटीजन अगेन रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल हो और आपकी एज 80 या 80 से ऊपर है, तो आपको 5 लाख तक का एग्जेम्पशन है। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 से 10 पे 20% का टैक्स लगेगा, और 10 के ऊपर 30% का टैक्स आपका लग जाएगा, ठीक। नाउ एक यहां पर क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, अगर किसी इंसान का बर्थडे 1 अप्रैल को पड़ता है, ठीक है, अगर किसी इंसान का बर्थडे 1 अप्रैल को पड़ता है, तो सपोज 1 अप्रैल 2023, अब इधर देखो यहां पर पंगा क्या था, यहां पर यह था कि कोई इंसान 1 अप्रैल 2023 को 60 इयर्स का हो रहा है, कोई इंसान 1 अप्रैल 2023 को 60 इयर्स का हो रहा है, तो मेरे को फटाफट से बताओ कि प्रीवियस ईयर 22-23 में उसके लिए जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट लगेगी वो 2.5 लाख की लगेगी या 3 लाख की लगेगी। मतलब उसको 2.5 लाख तक टैक्स नहीं देने की जरूरत है या 3 लाख तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस पर काफी डिस्प्यूट हुआ, तो कोर्ट्स ने कहा कि देखो अगर किसी का बर्थडे 1 अप्रैल 23 को है और वो 1 अप्रैल 23 को 60 साल का हो रहा है, मतलब उसके 60 साल कंप्लीट हो गए हैं 31 मार्च 2023 को, तो उसके 60 इयर्स कंप्लीट हो गए 31 मार्च 23 को। और लॉ में लिखा हुआ है कि अगर प्रीवियस ईयर 22-23 में किसी भी दिन वो 60 या 60 से ऊपर का था, किसी भी दिन वो 60 या 60 से ऊपर का था, तो उसको हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। तो अगर 31 मार्च 2023 को ये 60 इयर्स का हो जाता है, मतलब 1 अप्रैल 2023 को 60th बर्थडे पड़ा, तो यहां पर तो 60 इयर्स का बर्थडे पड़ा ना, कंप्लीट तो यही हो गया ना 31 मार्च। आप ऐसे सोचो, अगर आप 1 जनवरी को पैदा होते हो तो 1 साल कब कंप्लीट हुआ, 1 साल 31 दिसंबर को कंप्लीट हुआ ना, 1 जनवरी अगले साल तो फिर से अगला नया साल शुरू हो गया ना, ठीक है। अगर आपका बर्थडे 1 जनवरी को आता है तो 1 साल के आप कब कंप्लीट हुए, आप 31 दिसंबर को कंप्लीट हुए। तो उसी तरह से अगर कोई इंसान 1 अप्रैल को पैदा हुआ
अगर कोई इंसान 1 अप्रैल को पैदा हुआ तो उसका 1 साल तो 31 मार्च को कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। बस वही लॉजिक के साथ यहां पर दिया हुआ है कि अगर किसी का 60th बर्थडे या 80th बर्थडे 1 अप्रैल 2023 को पड़ता है, फिर भी प्रीवियस ईयर 22-23 में उसको हायर स्लैब का बेनिफिट मिल जाएगा। मैं जरा पानी पी लूं क्योंकि मैं लगातार बोल रहा हूं पूरे जोश में और मेरा गला जो है गया है सूख। आप मेरे को तब तक चैट बॉक्स में बताओ, मजा आ रहा है, स्पीड वगैरह सही लग रही है, मजा आ रहा है, रिवीजन हो रहा है तेजी से, जल्दी से बता दो। यस, रमेश, तिशा, मोनिक्षा, संध्या, मिस चांदनी, ओपी स्पीड, मजा आ रहा है, मयंक, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो आ जाओ, अब आगे चलते हैं। अब देखो, एक चीज होती है सरचार्ज। सरचार्ज उन लोगों पर लगता है जो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, जैसे हमारे CH अंशुल अग्रवाल, ठीक है, तो वो सरचार्ज पे करते हैं। तो जो लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं उन पे सरकार कहती है यार तुम बहुत ज्यादा छाप रहे हो, है तो अगर तुम बहुत ज्यादा छाप रहे हो थोड़ा सा हमको भी दे दो इधर, है ठीक है ना। तो अब देखो इधर, सरचार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स। सरचार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स। अब सुनो, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ तक है, तो जो भी आपका नॉर्मल स्लैब रेट से हमने अभी टैक्स निकाला ना, उस टैक्स के ऊपर 10% और लगेगा एंड दैट इज नोन एज सरचार्ज। पर ये 10% आपकी इनकम पर नहीं लगेगा, ये 10% लगता है आपके टैक्स पर, ये 10% लगता है आपके टैक्स पर। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है और 2 करोड़ तक है, तो फिर आपका जो टैक्स रेट है वो होता है, सरचार्ज का रेट होता है 15% ऑफ टैक्स। मतलब आपका जितना भी टैक्स आएगा उसके ऊपर 15% और लग जाएगा एंड दैट इज नोन एज सरचार्ज। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ तक है, अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ तक है, तो 25% का सरचार्ज लगेगा। और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो फिर 37% का सरचार्ज आपका लग जाता है, राइट। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सरचार्ज कैसे लगता है वगैरह वगैरह। बस अब आ जाओ। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट चीज होती है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो जो भी आपका टैक्स पोर्शन आता है, सब सरचार्ज वगैरह मिला के आपने टैक्स कैलकुलेट किया, टैक्स के बाद आपने सरचार्ज कैलकुलेट किया, उस सब पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लग जाता है। सेस का मतलब होता है वो पैसा जो किसी एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए सरकार लेती है। देखो, सरकार टैक्स भी ले रही है, सरकार सेस भी ले रही है। जो आपसे टैक्स लिया ना, वो सरकार किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकती है, वो सरकार किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकती है। लेकिन अगर सरकार आपसे सेस के नाम पर कुछ ले रही है, जैसे यहां पर क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो ये पैसा सरकार सिर्फ हेल्थ यानी सरकारी हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशन यानी सरकारी स्कूल्स में ही यूटिलाइज करेगी एंड दिस इज व्हाई दिस इज नोन एज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। तो ये 4% होता है। तो जब आपने फाइनल टैक्स की वैल्यू निकाल ली, उस पर 4% आप लगा देते हो एंड इस तरह से आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकलकर आ जाता है, राइट। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो अच्छा, ये एक समरी हो गई, ये भी आप लोगों के यहां पर नोट्स में दी हुई होगी, ठीक है। मैं एक बार फटाफट से रिवाइज करवा दूं। देखो, अगर आप एक इंडिविजुअल हो, HUF हो, AOP, BOI, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, चाहे रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, 2.5 लाख तक का एग्जेम्पशन है। 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20%, 10 के ऊपर 30%। यहीं पर अगर आप रेजिडेंट हो और आपकी एज 60 या 60 से ऊपर रही है प्रीवियस ईयर में कभी भी, तो 3 लाख तक नील, 3 से 5 5%, 5 से 10 20%, 10 के ऊपर 30%, ठीक है। यहीं अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, अगेन रेजिडेंट इंडिविजुअल एजेड 80 इयर्स और मोर, तो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख हो जाती है। तो यहां पर 2.5 था, यहां 3 था और यहां 5 आ गया, ठीक। यहां पर 5% वाला था, लेकिन 5% आपका कब तक लगता है, 5 लाख तक लगता है ना। देखो इधर भी देखो, 2.5 से 5 5 लाख, 3 से 5 5%, ठीक है। तो 5% वाला आपका 5 लाख की इनकम से कम पर लगेगा ना। यहां पर तो 5 लाख से कम वाली इनकम पे एग्जेम्प्ट है। तो आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये मत सोचना कि 5 से 10 5%, नो 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 नो, रेट्स एकदम सेम है। तो 5 से 10 पर 20%, 10 के ऊपर 30%, ठीक। उसके बाद सरचार्ज क्या होता है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में तो 10% ऑफ टैक्स, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15%, अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ है 25%, और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो 37%। और जो भी टैक्स आएगा उस पर आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगाना ही पड़ेगा। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो स्टेट फॉरएवर, बोलो स्टेट फॉरएवर, ठीक है जी।
आइए शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये देखो आपके नोट्स में है। पहला क्वेश्चन, मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोग इधर देखोगे ध्यान से। देखो, टोटल इनकम ऑफ मिस माधुरी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इज 2.5 लाख रुपए। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 अज्यूमिंग हर एज इज 21 इयर्स। तो ऑब्वियसली टैक्स लायबिलिटी यहां पर नील आ जाएगी क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर नहीं गया है। तो अप टू 2.5 लाख देयर इज नो टैक्स एट ऑल। उसके बाद देखो इधर क्वेश्चन नंबर 4 आपके नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर स्क्रीन पे जो क्वेश्चन का नंबर आएगा वो आपके नोट्स वाला ही होगा, ठीक है। लेकिन 2-3 आप अपने आप से कर सकते हो अब, ठीक है। या चलो 2-3 अभी मत करो, लेकिन 4th जब मैं करा दूंगा तब आप 2 और 3 अपने आप से कर पाओगे। 4th क्वेश्चन देखो, टोटल इनकम ऑफ मिस प्रियंका अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इज 15,10,000 रुपए। कैलकुलेट हर टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 अज्यूमिंग हर एज इज 21 इयर्स। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या है, 15,10,000। आ जाओ देखते हैं 21 साल, राइट। तो टैक्स लायबिलिटी कैसे होगी, फर्स्ट 2,50,000 तक यहां पर आप लिखोगे नील और यहां कुछ भी आपका नहीं आएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट 2,50,000 से 5 लाख रुपीस पर 5% का टैक्स लगता है। तो आप यहां पर करोगे 5% ऑफ 2,50,000 रुपीस। 5% ऑफ 2,50,000 रुपीस। कैलकुलेटर देवता प्रकट हो महाराज। अरे अरे अरे, कैलकुलेटर देवता कहां चले गए आप? CALC, कैलकुलेटर देवता प्रकट हो महाराज, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। यस, ठीक है। तो ये आ गया 2,50,000 इंटू 0.05। ये कितना आता है, 12,500 आ जाता है। तो अब 12,500 आपका यहां पर आएगा, ठीक। फिर 5 लाख से 10 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख तक ये आपका 20% लगेगा। तो 20% ऑफ कितना, 10 लाख माइनस 5 लाख, तो 5 लाख। 5 लाख रुपए पर 20% का टैक्स लगेगा एंड दिस विल कम टू 1 लाख रुपए। और 10 लाख से 15,10,000 तक जो बैलेंस है आपका, 15,10,000 की इनकम है, तो 10 लाख से ऊपर यानी 5,10,000 पर 30% का टैक्स लग जाएगा, ठीक है। 5,10,000 पर 30% का टैक्स आपका लग जाएगा। तो 5,10,000 पर 30% का टैक्स 1,53,000 का आपका यहां पर टैक्स लग जाता है। 1,53,000 का आपका टैक्स लग जाता है। पूरी इनकम निकल कर आ गई। तो अब देख रहे हो आप लोग 2.5 लाख तक कुछ टैक्स नहीं लगा। 2.5 से 5 यानी इस 2.5 लाख पर 5% के रेट से टैक्स लगा। फिर 5 से 10 यानी इस 5 लाख पर 20% के रेट से टैक्स लगा। और फिर 10 के ऊपर जितना भी है उस पर 30% के रेट से टैक्स लगा, ठीक है। 10 के ऊपर कितना हुआ, 15,10,000 की इनकम थी, तो 5,10,000 पर 30% के रेट से टैक्स लगा। तो ये आपका इस तरह से निकल कर आता है। अब आप इसका टोटल कर सकते हो। तो 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 1,53,000, ये आपका आ जाता है 265,500, 2,65,500। अब हम देखेंगे सरचार्ज तो नहीं लगेगा। देखो सरचार्ज तो नहीं लगेगा, तो क्या इसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हुई? नहीं, 50 लाख से ज्यादा नहीं हुई तो सरचार्ज नहीं लगेगा। तो ये आपकी इनकम 2,65,000 ही आ गई। ये आपका टैक्स 2,65,000 आ गया। अब इस अमाउंट पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। तो इस पर आप 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाओ, जो कि 10,620 आता है, 10,620। और जो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो आ जाती है 265 प्लस 10,620, तो ये आता है 275,620। कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है। 265,500 था ये 265,500 था। देखो ये गड़बड़ी हुई है, ये 265,500 है। और ये जो है फिर ये चेंज आएगा, इसका 4% हम लोग देखेंगे। 265,500 इंटू 0.4, ये आया आपका 10,620, ये आया 10,620। और उसके बाद जब इसमें टोटल किया 265,500, तो ये निकल कर आया 276,120, 276,120। और इस तरह से आपकी टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन हमने देख लिया, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप अपने आप से कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी आप अपने आप से कर सकते हो। और आप नोट्स में देखोगे तो आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है।
आप ट्राई खुद से करना, अगर कहीं पर भी दिक्कत आती है तभी आप सॉल्यूशन को देखना, अदरवाइज आप प्लीज सॉल्यूशन को मत देखिएगा। बिना सॉल्यूशन देखे खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। आई होप यहां तक की बात आप सबको समझ में आ रही है। ठीक है, चलो सर, लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन नाउ। मिस्टर एक्स हैज अ टोटल इनकम ऑफ 12 लाख रुपए for previous year 22-23, comprising of income from house property and interest on fixed deposits. Compute his tax liability for assessment year 23-24, assuming his age is 63 years. तो अगर इनकी एज 63 years की है तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपकी 3 लाख की हो जाएगी और 3 लाख तक आपको एक भी पैसा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, राइट? तो फर्स्ट 3 लाख पर ये आ जाएगा आपका नील, यहां पर कुछ भी नहीं। और उसके बाद 3 लाख से 5 लाख, अगेन वही 5%, तो 5% ऑफ 2 लाख रुपए, ठीक है ना, क्योंकि 3 लाख से 5 लाख तो 2 लाख पर 5%, तो ये कितना 10,000 आएगा, ये आपका 10,000 आएगा। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख रुपए पर 20% का टैक्स आपको देना होगा। तो 20% ऑफ 5 लाख, 20% ऑफ 5 लाख आ गया आपका 1 लाख रुपए। और इनकम कितनी थी इनकी, 12 लाख रुपए की इनकम की, तो 10 के ऊपर यानी 2 लाख रुपए पर इनको 30% के रेट से टैक्स देना होगा। तो बैलेंस 12 लाख माइनस 10 लाख, 30% ऑफ 2 लाख रुपीज, 30% ऑफ 2 लाख रुपीज, तो ये कितना आ जाता है, ये आपका 60,000 आएगा। यस, ये आपका 60,000 आएगा। यहां टोटल आ गया आपका 1,70,000 रुपए। ऑफ कोर्स अगेन इनकम 50 लाख से ऊपर तो गई नहीं है तो सरचार्ज नहीं लगेगा। यहां पर 1,70,000 रुपए ये आ गया। इस पर अब आप 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाओगे। 1,70,000 पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से 6,800 रुपीज ही आया, 6,800 रुपीज ही आया। तो ये हो गया 176,800। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी हो गई 176,800। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो स्टेट फॉरएवर, बोलो स्टेट फॉरएवर। वेरी नाइस, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आ जाओ। देखो, मिस्टर एक्स हैज अ टोटल इनकम ऑफ 12 लाख रुपए फॉर प्रीवियस ईयर 22-23, कंप्राइजिंग ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट इन 23-24, अज्यूमिंग हिज एज इज 82 इयर्स। तो अगर इनकी एज 82 इयर्स की है, मतलब 80 या 80 के ऊपर है, तो फिर 5 लाख रुपए तक का बेसिक एग्जेम्पशन आएगा। तो 5 लाख तक यहां पर करोगे आप नील और ऐसे, फिर 5 लाख से 10 लाख यानी 5 लाख पर 20% के रेट से टैक्स लगेगा। तो 20% ऑफ 5 लाख रुपए, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 1 लाख। और उसके बाद टोटल इनकम 12 लाख की थी, तो 12 लाख माइनस 10 लाख, 30% आपका लगेगा 2 लाख पर। तो 30% लगेगा 2 लाख पर, तो ये आ गया आपका 60,000। तो नाउ दिस इज 1,60,000। सरचार्ज कुछ लगेगा नहीं, तो टोटल 1,60,000 आ गया। इस 1,60,000 पर आप 4% का सेस लगाओगे। 1,60,000 पर आप 4% का सेस लगाओगे। 6,400 ये आ गया और ये हो जाएगा आपका 166,400। इस तरह से आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ जाती है। नेक्स्ट, अब आ जाओ। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अपने आप से कर लोगे, सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, टोटल इनकम ऑफ मिसेस स्वाति, अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, इज 2,75,000 रुपीज। कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट एट 23-24, अज्यूमिंग हर एज इज 65 इयर्स। तो सीनियर सिटीजन है, 3 लाख तक का एग्जेम्पशन होता है यहां पर, ठीक है। 60 या 60 से ऊपर 3 लाख तक का एग्जेम्पशन होता है। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ तो इनकी टैक्स लायबिलिटी नील आएगी, यस और नो? इनकी टैक्स लायबिलिटी नील आएगी। वैष्णवी मित्तल ने बता दिया और लवली कुमारी ने बता दिया, तिशा देसाई ने भी बता दिया, मयंक ने भी बता दिया। सारे के सारे गलत बता रहे हैं क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट हैं, ये नॉन रेजिडेंट हैं। ये जो 3 लाख तक का बेसिक एग्जेम्पशन होता है वो रेजिडेंट पर होता है। अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल 65 साल का है, मतलब अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल 60 से ऊपर है, तभी उसको 3 लाख तक का बेसिक एग्जेम्पशन मिलता है। यहां क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है, इसलिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वही 2,50,000 रुपए का रहेगा। तो यहां पर 2,50,000 तक नील और उसके बाद 250 से 275 यानी 25,000 पर 10% के रेट से, सॉरी 25,000 पर 5% के रेट से आपका टैक्स लग जाएगा, ठीक है। 25,000 पर 5% के रेट से आपका टैक्स लगेगा। तो 5% ऑफ 25,000, 5% ऑफ 25,000 कितना आता है? 25,000 का 5% ये आता है 1250, 1250 आ गया। 1250 से सरचार्ज कुछ है नहीं। 1250 पर आप लगाओगे 0.04 यानी 50 रुपए का
हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो ये 1300 रुपए की इनकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ जाती है। आई एम श्योर सब समझ में आ गया, बोलो निश्चय फॉरएवर। कोई बात नहीं वैष्णवी, कोई बात नहीं, लेकिन इन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है और इसी वजह से हम लोग ये फास्ट ट्रैक वाला कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 11, आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 पर सारे के सारे लोग। देखो, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वाई अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इज 1 करोड़ 10 लाख रुपए। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 अज्यूमिंग हिज एज इज 50 इयर्स। अब 1 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा। 50 लाख से 1 करोड़ तक सरचार्ज होता है 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक सरचार्ज होता है 15%। ठीक है, ये रेट्स याद करने में थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लग जाएगा, तो आप अपने नोट्स में, जब तक आपको रेट्स याद नहीं होते तब तक आप नोट्स में रेफर करते रहो। मैंने आपको 35 क्वेश्चंस दिए हैं नोट्स में, ठीक है, आई गिव यू 35 क्वेश्चंस इन योर नोट्स, और वो इसीलिए दिए हैं जिससे आप इन क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस करो तो आपको रेट्स वगैरह सब याद हो जाए। अदरवाइज अल्टीमेटली एंड में बहुत दिक्कत होती है, और सबसे ज्यादा दिक्कत इसी बात की होती है कि रेट्स याद नहीं रहते, टैक्स निकालने का प्रोसेस क्लियर नहीं होता, राइट। तो मैं यहां पर जो भी आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं वो तो करवा ही रहा हूं, प्लस जो नोट्स में आपको इतने सारे और क्वेश्चंस दिए हुए उनकी भी प्रैक्टिस आप लोग जरूर करना प्लीज, ठीक है। आ जाओ, देखो तो ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 50 साल की उम्र है, तो 2.5 लाख तक तो निल, 2.5 लाख तक तो निल, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तो 5% ऑफ 2,50,000 रुपए, तो ये आ जाता है आपका 12,500। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख 20% ऑफ 5 लाख, 20% ऑफ 5 लाख कितना आ जाता है, 1 लाख रुपए का आ जाता है। और उसके बाद 5 लाख से 10 लाख, ये तो हो गया, हाँ, फिर 10 लाख से ऊपर यानी 1 करोड़ 10 लाख माइनस 10 लाख, तो 30% ऑफ 1 करोड़, 30% ऑफ 1 करोड़ ये आपका आता है, एंड दिस इज 30 lakhs, दिस इज 30 lakhs। तो ये कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है 31,12,500, 31,12,500, ये आ गया ना आपका 31,12,500। अब यहां पर आपको सरचार्ज लगाना होगा, तो सरचार्ज आपका लगेगा इस वाली फिगर पर 31,12,500, तो सरचार्ज जो 15% का लगेगा वो होगा 15% ऑन 31,12,500। तो यही मैंने आपको बताया था कि जो सरचार्ज लगता है वो टैक्स अमाउंट पर लगता है, तो टैक्स अमाउंट 31,12,500 आया, इस पर अब आपको 15% का सरचार्ज लगाना होगा। तो 31,12,500 पर 15% का सरचार्ज ये आता है 466,875, ये आता है 466,875। इसमें जब हम लोग ऐड करते हैं 31,12,500 तो ये आता है आपका 35,79,375, 35,79,375। इस पर आप लगाओगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इस पर आप लगाओगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का 143,175, 143,175, और इसको जब आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 35,79,375, और ये हो जाता है 37,22,550, 37,22,550। ये आपका इस तरह से निकलकर आ जाता है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर, कम क्वेश्चन नंबर 12, 13 आप अपने आप से कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 14 पर आओ। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर डी रेजिडेंट इंडिविजुअल इज 5 करोड़ रुपए। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 अज्यूमिंग हिज एज इज 30 इयर्स। तो 5 करोड़ है, क्या 5 करोड़ एक्सीड कर रहा है? नहीं। अगर 5 करोड़ एक्सीड करता तब फिर सरचार्ज लगता 37% के रेट से, यहां सरचार्ज 25% के रेट से ही लगेगा, ठीक है। तो आप अपने नोट्स में चेक करो, सरचार्ज में क्या होता है कि अगर 50 लाख से 1 करोड़ तक की इनकम है तो फिर 10% का सरचार्ज लगता है, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% का, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% का, और 5 करोड़ से ऊपर 37% का। तो यहां पर 5 करोड़ तक 25% का सरचार्ज आपका लग जाएगा। तो फर्स्ट 2,50,000 पर निल, ये हो गया। फिर 250 से 5 लाख, तो ये कितना आ जाएगा, 5% ऑफ 2.5 लाख, तो ये आया आपका 12,500। उसके बाद 5 से 10, तो 20% ऑफ 10 लाख, 20% ऑफ 10 लाख, ये सॉरी 20% ऑफ 5 लाख आएगा। क्या कर रहे हो निशांत कुमार, 20% ऑफ 5 लाख आएगा, ये आएगा आपका 1 लाख। और उसके बाद 10 लाख के ऊपर 5 करोड़, तो 5 करोड़ माइनस 10 लाख कितना आ जाएगा, 4 करोड़ 90 लाख। तो 30% ऑफ 4 करोड़ 90 लाख, 30% ऑफ 4 करोड़ 90 लाख। तो 4 करोड़ 90 लाख का 30% ये आता है 1 करोड़ 1 लाख
1 करोड़ 47 lakhs, 1 करोड़ 47 lakhs, ठीक है। तो 1 करोड़ 48 लाख 12,500, 1 करोड़ 48 lakhs 12,500, ये है 148 12,500। अब इस पर सरचार्ज लगेगा 25% के रेट से, तो 148 12,500 इस पर सरचार्ज लगा 25% के रेट से, ये आया 3703 125, 3703 125। तो इसको जब आप ऐड करोगे 148 12 500, ये आपका आया 185 15 625, 185 क्या था 185 15 15 625। इस पर लगेगा आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इनटू 0.04, ये आएगा आपका 740 625, 740 625। और टोटल टैक्स लायबिलिटी जो आएगी वो आएगी 185 15 625 एंड दिस इज 192 56 250, 192 56 250, ठीक है। ये आ गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर, फटाफट से आओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आप अपने आप से ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 16 पर आओ। Mr. Sam, age 83 years, is a non-resident and has total income of 1 करोड़ 20 लाख 30 हजार रुपए। Calculate his tax liability for assessment year 23-24, ठीक है। तो यहां पर बस इतना सा पंगा है कि ये 83 की एज है पर ये नॉन रेजिडेंट है, तो क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है इसलिए इनको 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनको जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए तक का ही बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट इनको मिलेगा, ठीक है। तो 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख तक नील, फिर 2.5 से 5, 2.5 से 5 आपका 5% ऑफ 2.5 लाख, 5% ऑफ 2.5 लाख का मतलब क्या हो गया 12,500, और फिर 5 से 10 20% ऑफ 5 lakhs, ये आपका हो गया 1 लाख। और उसके बाद कितनी इनकम है इनकी टोटल, इनकी इनकम है 1 करोड़ 20 लाख 30 हजार। तो 1 करोड़ 20 लाख 30 हजार माइनस 10 लाख कितना आता है ये 1 करोड़ 20 लाख 30 हजार माइनस 10 लाख, ये आता है आपका 1 करोड़ 10 लाख 30 हजार, ठीक है। 1 करोड़ 10 लाख 30 हजार पर 30% ऑफ 1 करोड़ 10 लाख 30 हजार, तो इस पर 30% लगेगा, तो इनटू 0.3 दिस इज 3309, तो दिस इज 3309 000। तो आपका टोटल टैक्स कितना आया प्लस 1,12,500, ये हुआ 1,12,500, और ये आया आपका 34,21,500, 34,21,500। अब देखो इनकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है लेकिन 2 करोड़ के अंदर है, तो 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% का सरचार्ज लगता है, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% का सरचार्ज लगता है, तो इसलिए यहां पर 15% का सरचार्ज लगेगा, 15% ऑन 34,21,500 रुपीज, ठीक है। इस पर 15% का सरचार्ज 513,225, 513,225, 513,225। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 34,21,500, ये आता है 39,34,725, 39,34,725। और उसके बाद इस पर हम लोग लगाएंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इस पर हम लोग लगाएंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये आएगा 157,389, 157,389। तो टोटल जब हम लोग करेंगे तो क्या आएगा प्लस 39,34,725, और ये आ जाता है 40,92,114, 40,92,114। अब देखो जो भी टैक्स पेबल होता है ना वो हमेशा 10 के मल्टीपल्स में राउंड ऑफ किया जाता है, ठीक है। तो अब जैसे 10 के मल्टीपल्स में राउंड ऑफ करने का क्या मतलब हो गया, ये 14 है तो इसको 10 कर देंगे, अगर मान लो ये 15 होता तो इसको 20 कर देते, ठीक है। तो यहां पर राउंडेड ऑफ आ जाएगा 40, 92, 110, ठीक है। 40, 92, 110 राउंड ऑफ करके लिखा जाता है, तो 10 के मल्टीपल्स में राउंड ऑफ इसको किया जाता है, राइट। कम लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग मार्जिनल रिलीफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट करेंगे, बड़ा मजा आएगा, राइट। देखो तो टोटल इनकम ऑफ मिस मीना अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इज 51 लाख रुपीज, ठीक है, 51 लाख रुपीज। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 अज्यूमिंग हर एज इज 55 इयर्स। तो अगर 55 साल की है तो 2.5 लाख तक का एग्जेम्पशन, तो यहां पर 2.5 लाख तक का एग्जेम्पशन, ये नील आ गया, ये इधर चला गया। 2.5 लाख से 5 लाख 5%, तो 5% ऑफ 2.5 लाख, 5% ऑफ 2.5 लाख का मतलब हो गया ये 12,500। उसके बाद 20% ऑफ 5 लाख, 20% ऑफ 5 लाख का मतलब हो गया 1 लाख
और उसके बाद 51 लाख है ना, ये 51 लाख माइनस 10 लाख, तो मतलब कितना हो गया 41 लाख। ठीक है, 30% ऑफ 41 लाख, 30% ऑफ 41 लाख, तो ये कितना आता है 41 लाख का 30%, दिस इज 12,30,000 रुपए, 12,30,000 रुपए। ठीक, इधर देखो कितना आता है, प्लस 1,12,500, तो ये आ जाता है 1342,500, ये आ जाता है 1342,500। अब क्योंकि इनकी टोटल इनकम 51 है, यानी 50 से ऊपर है, तो 10% का सरचार्ज भी लगेगा, राइट। सरचार्ज लगेगा 1342,500 पर, 1342,500 पर 10% का सरचार्ज लगेगा 134,250, 1,34,250, 1,34,250। और कमाल की बात देखो, अब टोटल कितना आया, टोटल आया आपका, टोटल आया 134,250 प्लस 1342,500, तो ये आया 1476,750, 1476,750। एक सेकेंड, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट करने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि यहां पर इसकी इनकम 51 लाख रुपए थी। ठीक है, यहां पर इसकी इनकम 51 लाख रुपए थी। अगर मान लो इसकी इनकम 50 लाख रुपए की होती, अभी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट मत करना, अगर इसकी इनकम 50 लाख की होती तो टैक्स लायबिलिटी क्या आती, आओ फटाफट से देखते हैं। अगर इनकी इनकम 50 लाख की होती तो सुनो, 50 लाख की इनकम होती तो 1342,500 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, 1342,500 तो एज इट इज आ जाता आपका, नहीं सॉरी 1342,500 थोड़ी आता, 30% ऑफ 40 लाख आता। चलो दोबारा निकाल देते हैं। अगर इसकी इनकम हम 50 लाख मानते हैं, अगर इसकी इनकम हम 50 लाख मानते हैं तो 2.5 लाख तक, 2.5 लाख तक तो नील। ठीक है, 2.5 से 5 अप टू 5 लाख, अप टू 5 लाख कितना आ जाता, 12,500 आता। ठीक है, अप टू 5 लाख 12,500 आता। उसके बाद अप टू 10 लाख 1 लाख रुपए और आ जाता। और उसके बाद अप टू 50 लाख, अप टू 50 लाख कितना आता, तो हम निकालते 30% ऑफ 40 लाख था। पहले 2.5 लाख नील, फिर 2.5 से 5 12,500, फिर 5 से 10 1 लाख, और फिर 10 के ऊपर 50 तक यानी 40 लाख पर कितना आता, यह आता 40 लाख, 40 लाख का 30% अगर आप करोगे तो ये आएगा 12 लाख रुपए, तो ये आएगा 12 लाख रुपए। कितना टैक्स आता, टैक्स आता 13,12,500, 13,12,500। अगर इनकम 50 लाख होती तो क्या तब भी सरचार्ज लगता, नहीं, तब तो सरचार्ज नहीं लगता। ठीक है, अब देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा कमाया। ठीक है, सिर्फ 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा कमाया और टैक्स आ गया 14,76,750 का। अगर 50 लाख रुपए कमाती तो टैक्स देना पड़ता 13,12,500 का, लेकिन सिर्फ 1 लाख रुपए और कमाने की वजह से टैक्स आया 14,76,750 का। आओ डिफरेंस देखते हैं, 14,76,750 माइनस ये 13,12,500, 13,12,500 कितना आता है 164,250। क्या आता है ये 164,250, 1,64,250। मतलब एक्स्ट्रा कमाया सिर्फ 1 लाख रुपए और उसके चक्कर में एक्स्ट्रा दे दिया 1,64,250 रुपए। ठीक है, तो अब यहां पर सरकार क्या कहती है कि यार आप सिर्फ 1 लाख एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में आपने 1,64,250 रुपए एक्स्ट्रा दिया, तो ये तो गलत है, ये तो गलत है ना। तो 64,250 की सरकार आपको रिलीफ दे देती है, कहती है नहीं आप 64,250 मत पे करो, आप ये 64,250 मत पे करो। और इसी चीज को मार्जिनल रिलीफ कहा जाता है। मैं इस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा हूं, जब टोटल इनकम 51 लाख रुपीस थी तो सरचार्ज भी लगा, और सरचार्ज लगने की वजह से जो टैक्स लायबिलिटी आई वो आई 14,76,750 रुपीस। मैंने आपसे कहा कि अगर मान लो इनकम सिर्फ 50 लाख रुपए की होती तो आपकी टैक्स लायबिलिटी आती 13,12,500 रुपीस। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस निकल कर आता है 1,64,250 रुपीस। मतलब सिर्फ 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा कमाने की वजह से, सिर्फ 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा कमाने की वजह से जो टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है दैट इज 164,250।
दैट इज 164,250। तो सरकार आपसे कहती है कि ये 64,250 तो गलत बात है, बिल्कुल आपको देना ही नहीं चाहिए। तो 64,250 आप वापस ले लो, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज मार्जिनल रिलीफ। अच्छा, अभी आप क्या करना, इन ये जो 17, 18, 19, 20 क्वेश्चंस है ना, इनको ऐसे ही सॉल्व कर लेना विदाउट कंसीडरिंग मार्जिनल रिलीफ। ये मैंने अपनी जो मेन क्लासेस थी उनमें आपको पूरा समझाया था कि देखो 17 में क्या था, फिर 18 में क्या था, फिर 19 में क्या था, फिर 20 में क्या था। तो ये मैंने आप लोगों को तब समझाया था मेन वाली क्लासेस में। तो आप अगर चाहो तो बिल्कुल वैसे ही कर लेना इसको, 17, 18, 19, 20 को विदाउट कंसीडरिंग मार्जिनल रिलीफ आप सॉल्व कर लेना। 18, 19, 20 का तो सॉल्यूशन आप लोगों को दिया भी है, 17वें क्वेश्चन को भी आप विदाउट कंसीडरिंग मार्जिनल रिलीफ कर लेना। मतलब इसी पर 4% का एजुकेशन सेस लगा दो, इसी पर 4% का एजुकेशन सेस लगाओ। 1476,750 इंटू 0.04, तो यह आ जाता है 59,070, 59,070। तो टोटल कितना आ गया, 1476,750, ये हो गया 1535,820, 1535,820। ठीक है, तो मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, समटाइम्स व्हेन द इनकम इंक्रीजेस स्लाइटली, सिर्फ 1 लाख रुपए से इनकम बढ़ी, the increase in tax exceeds the increase in income। तो जो टैक्स बढ़ गया 1,64,000 समथिंग का आ गया, इनकम सिर्फ 1 लाख से बढ़ी थी, टैक्स 1,64,250 से बढ़ गया। तो सरकार कहती है कि 64,250 जो एक्स्ट्रा है वो हमें नहीं चाहिए, वो आप ही रख लो। ठीक है, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रिलीफ विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस ऑफ टैक्स ओवर एक्सेस ऑफ इनकम। तो इनकम के ऊपर जो भी टैक्स आपका जाता है उसका रिलीफ आप लोगों को मिल जाता है, एंड सच रिलीफ इज नोन एज मार्जिनल रिलीफ। सच रिलीफ इज नोन एज मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट से देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, एग्जाम में प्रेजेंटेशन आपका किस तरह से रहना चाहिए। देखो अगेन सेम क्वेश्चन है, टोटल इनकम ऑफ मिस मीना अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इज 51 लाख रुपीस, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 अज्यूमिंग हर एज इज 55 इयर्स। अब देखो प्रेजेंटेशन कैसे होगा, प्रेजेंटेशन यहां पर अब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। देखो पहले 2.5 लाख पर नील, उसके बाद 5 लाख पर 12,500, उसके बाद 5 लाख से 10 लाख पर 1 लाख रुपए का टैक्स, उसके बाद 51 लाख माइनस 10 लाख यानी 41 लाख पर कितना आया था, यहीं पर तो कैलकुलेट किया था हमने, ये आया था आपका 12,30,000 रुपए। ठीक है, तो ये आया था आपका 12,30,000 रुपए। अब जरा इसका टोटल किया जाए तो ये कितना आता है, 12,30,000 प्लस 1,12,500, ये आया आपका 13,42,500, 13,42,500। ठीक है, अब इस पर आप 10% का सरचार्ज लगाओगे तो ये आता है 134,250, 134,250। एंड नाउ दिस जो ये जो आता है ना 134,250, ये आता है आपका 1476,750, 1476,750 ये आ जाता है। बट आपको पता है कि ये तो स्लाइटली 1 लाख रुपए से इनकम बढ़ी है, बस 1 लाख रुपए से इनकम बढ़ी है। तो इसमें अब आप लिखते हो कि दिस अमाउंट 1476,750 वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू कैसे, कितने पर रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा इसको, टैक्स ऑन 50 लाख रुपीस प्लस नेट टैक्सेबल इनकम माइनस 50 लाख रुपीस। फिर से टैक्स ऑन 50 लाख रुपीस विच कम्स टू 13,12,500, ये हमने कैलकुलेट करके देखा भी अभी यहां पर 13,12,500, टैक्स ऑन 50 लाख रुपीस प्लस आजा भाई प्लस नेट टैक्सेबल इनकम दैट इज 51 लाख रुपीस माइनस 50 लाख माइनस 50 लाख रुपीस। तो अब देखो क्या आता है, अब देखो कितना आता है, ये आता है आपका 13,12,500 प्लस 1 लाख रुपीस, ये आ जाता है 14,12,500, क्या आता है 14,12,500, आता है 14,12,500। ठीक है, तो 1476,750 की जगह हमें लेना होगा 14,12,500। देखो यहां पर लिखा भी है, आपको लोअर ऑफ द अबव लेना है, 1476,750 या 14,12,500, आपको इसका लोअर लेना है, दिस इज 14,12,500। और अब अगर आप मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करके देखो तो देखो दिस माइनस दिस, 1476,750 माइनस 14,12,500 करके देखो तो पूरा का पूरा लॉजिक एकदम क्लियर होगा। देखो
1476,750 माइनस 1412,500। यही हम लोगों ने लॉजिकली कैलकुलेट किया था कि सिर्फ 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा कमाने पर 1,64,250 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है। तो जो 64,250 है वो सरकार कहेगी भैया आप ही रखो, हमें नहीं चाहिए। तो इसी को मार्जिनल रिलीफ कहा जाता है। और इस फॉर्मेट की वजह से आप डायरेक्टली मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट कर पा रहे हो। कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हो? 64,250। तो मार्जिनल रिलीफ आपकी आती कैसे है? 1476,750 माइनस 1412,500 और ये आपकी आती है 64,250। ठीक है। बहरहाल इसमें से और इसमें से लोअर लेना है। 1412,500 आया। 1412,500 पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से 56,500। इसको जब हम ऐड करेंगे 1412,500 पर तो ये आ जाएगा 1469, 14,69,000 एंड दिस इज योर अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, दिस इज योर अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट एकदम नया होगा यहां पर तो हो सकता है आपको इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ग्रास्प करने में जरा सा टाइम लगे। ठीक है, बट अगेन फास्ट ट्रैक कोर्स है तो स्पीड तो थोड़ी सी तो तेज रहेगी। आप चाहो तो स्पीड स्लो करके देख लो, आराम आराम से देखो, समझो, आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, स्पीड थोड़ी सी तेज यहां पर रहेगी। एनीवे, मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट की जाती है उसका मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया। मैं एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करा देता हूं। इसमें भी ये 50 लाख पर टैक्स लायबिलिटी हमने निकाली हुई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा तो और आप लोगों को क्लैरिटी आएगी। आ जाओ फटाफट से आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। टोटल इनकम ऑफ मिस सुषमा अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इज 1,01,00,000 रुपए। 1,01,00,000 रुपए। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 assuming her age is 40 years, right? Assuming her age is 40 years। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना। ठीक, आ जाओ देखते हैं। तो टैक्स लायबिलिटी फर्स्ट 2,50,000 पर नील आएगी। ठीक, उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख पर 12,500। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख पर 1 लाख। ठीक है, उसके बाद 1,01,00,000 माइनस 10 लाख। 1,01,00,000 1,01,00,000 माइनस 10 लाख। इस पर कितना? 91 लाख पर कितना? 30%। ये आता है 27,30,000। 27,30,000। ठीक है, और अभी देखो 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 27,30,000 कितना आता है? 28,42,500। 28,42,500। ठीक है, अब सुनो, इस पर सरचार्ज लगेगा क्या? हाँ, कितना लगेगा? 1 करोड़ से ऊपर है तो 15% का लगेगा। 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% होता है, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% का होता है। तो इस पर 15% का टैक्स लगेगा। ध्यान से मेरी बात सुनते रहना अभी। ठीक है, इस पर 15% का टैक्स लगेगा एंड दिस इज 426,375। 426,375। ठीक है, प्लस 28,42,500। तो टैक्स लायबिलिटी आती है 32,68,875। 32,68,875। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। यहां आपको पता चल रहा है कि 1 करोड़ से बस 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया, उसकी वजह से सरचार्ज 15% का लगा। तो अगर 1 करोड़ पर हम टैक्स कैलकुलेट करते तो टैक्स कितना आता? आओ देखते हैं। 1 करोड़ पर अगर हम टैक्स कैलकुलेट करते तो 2.5 लाख तक नील। ठीक है, 2.5 लाख से 5 लाख 12,500। 5 लाख से 10 लाख 1 लाख। फिर 1 करोड़ से 10 लाख तक, सॉरी 10 लाख से 1 करोड़ तक 27 लाख रुपए का आपका टैक्स आता। इस पर ये टोटल आ जाता 28,12,500। और देखो 1 करोड़ अगर है तो सरचार्ज तो लगता ना तब भी, क्योंकि 50 लाख से तो ऊपर है इनकम, राइट? इस पर लेकिन 10% का सरचार्ज लगता। लेकिन इस पर 10% का सरचार्ज लगता। तो 28,12,500 पर 10% का सरचार्ज आपका लगता और ये आता 281,250। ये आता 281,250। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। तो अगर इसकी इनकम सिर्फ 1 करोड़ रुपए होती, अगर इसकी इनकम सिर्फ 1 करोड़ रुपए होती तो 30,93,750 का टैक्स लगता। पर क्योंकि इसकी इनकम 1 करोड़ से मार्जिनली एक्सीड कर गई, क्योंकि इसकी इनकम 1 करोड़ से मार्जिनली एक्सीड कर गई, तो इसका टैक्स कितना हो रहा है? अभी इसका टैक्स कितना हो रहा है? इसका टैक्स 32,68,875 हो रहा है।
32, 68, 875 हो रहा है। आइडियली हमें दिस माइनस दिस की रिलीफ मिलनी चाहिए, ठीक है, हमें दिस माइनस दिस, ये तो होना चाहिए हमें कि भैया अगर हमारा जो, चलो ठीक है, दिस माइनस दिस देखते हैं, पहले तो दिस माइनस दिस देखते हैं कितना आया ये 32, 68, 875, 32, 68, 875 माइनस ये 30, 93, 750 माइनस 30, 93, 750, ये कितना आया 175, 125। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, 175, 125, ठीक, मतलब अगर 1 करोड़ की इनकम होती तो इतना टैक्स पे करना पड़ता, 1 करोड़ 1 लाख की इनकम है तो इतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, मतलब सिर्फ 1 लाख एक्स्ट्रा कमाने पर मुझे 1,75,125 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, ठीक है। आई अर्न एक्स्ट्रा ओनली 1 लाख रुपीज बट आई नीड टू पे एक्स्ट्रा 175, 125। तो आपको नहीं लगता ये 75, 125 तो ज्यादती है? तो हमें मार्जिनल रिलीफ कितने का मिलना चाहिए? हमें मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए 75,125 रुपीज का। हमें मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए 75,125 रुपीज का। अब आ जाओ, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, देखो उस फॉर्मेट में उसको कैसे लिखा जाता है, राइट। तो दिस अमाउंट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़ रुपीज। तो टैक्स ऑन 1 करोड़ रुपीज ये आया 30,93,750, 30,93,750 प्लस नेट टैक्सेबल इनकम माइनस 1 करोड़ रुपए। ये आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस करते करते समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसके ऊपर अगर जरा सा ऊपर जा रहा है तो कहां तक आपको रेस्ट्रिक्ट करना है। तो नेट टैक्सेबल इनकम माइनस 1 करोड़ रुपए, और ये कितना आता है 1 करोड़ 1 लाख माइनस 1 करोड़। तो देखो 30,93,750 प्लस 1 लाख रुपीज, तो दिस इज 31,93,750, 31,93,750, ठीक है। हम लोअर लेंगे तो लोअर क्या हुआ 31,93,750। आप देखो दिस माइनस दिस, आपका मार्जिनल रिलीफ यही निकल कर आएगा 75,125, ठीक है। तो देखो 32,68,875 माइनस 31,93,750 आ गया 75,125, मार्जिनल रिलीफ आ गई। मैं इससे आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि जो फॉर्मेट है दैट इज गिविंग यू द करेक्ट आंसर, right? The format is anyway giving you the correct answer. I hope you're getting it. ठीक है, फॉर्मेट इज गिविंग यू 10%, 15% क्या है, पर ये टाइपो है। कहां टाइपो है, कहां टाइपो है? सब कुछ एकदम सही है भाई, कहां पर टाइपो है, कहां टाइपो है भाई, बताओ तो। आकांक्षा 1 करोड़ 1 लाख पर 15%, पर 1 करोड़ पर 10% लगेगा ना। अच्छा, तो ये आपस में आप लोग बात कर रहे हो, कोई टाइपो वाइपो नहीं है भाई, सब एकदम सही चल रहा है, ठीक है। तो आपको अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पॉज करो, आराम से सोचो समझो उसको, कोई टाइपो वाइपो नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी ना, 1 करोड़ से ऊपर अगर है तो 15% का सरचार्ज लगेगा ना। तो 1 करोड़ 1 लाख वाला अगर है तो 15% का सरचार्ज लगेगा। यहां पर मैं मान के चल रहा हूं अगर 1 करोड़ होती इनकम तो 1 करोड़ के ऊपर तो नहीं है, पर 50 लाख के ऊपर है, तो इसलिए यहां पर 10% का सरचार्ज लगेगा, ठीक है। देयर इज नो टाइपो एट ऑल, राइट। तो इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग कि यहां पर मेरी मिस्टेक होगी, आप एक बार देखो कि कहीं कुछ आपको समझने में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, राइट। सो डोंट जस्ट जंप टू कंक्लूजन्स, ठीक है ना। मैंने बहुत सोच समझ के किया है, बाकी अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है ऑफ कोर्स मेरे से भी गलती हो सकती है, बिल्कुल भी मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूं। तो आप लोग बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे देना, उसको बता देना कि सर यहां पर ये दिक्कत है, यहां पर ये गलत है। आई विल जस्ट सिंपली रिप्लाई कि गलत है या सही है या सॉरी या कुछ भी, ठीक है। तो उससे आप लोग देख लीजिएगा। एनीवे, तो यहां पर ये 75,125 का ये निकलकर आ गया है मार्जिनल रिलीफ, 75,125 का मार्जिनल रिलीफ आ गया है। तो ये क्या आया आपका 32,68,875 माइनस 31,93,750। अब इस पर 4% का सेस लगेगा, 31,93,750 इंटू 0.04, दिस इज 127,750, 127,750, और ये क्या हो जाता है प्लस 31,93,750, दिस इज 33,21,500, 33,21,500। तो आई होप मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट भी आप सब लोगों को क्लियर हो चुका है, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को क्लियर हो गया, 33,21 ये आ गया। यस सर, क्या समझाया है आपने, कॉन्सेप्ट दिमाग में ड्रिल करके घुस गया, अरे वाह, थैंक यू सो मच, ठीक है। अमेंडमेंट 5, 10, 15, 20, 25, 30 है ना, जो भी है। देखिए सरस्वती जी, अब देखो इसमें तुम लोग अगर कंफ्यूज होते रहोगे ना तो बड़ी दिक्कत होगी भाई,
ठीक है, जो आप ये कर रहे हो वो सारी चीजें मतलब ये अगर आप इधर उधर का होते रहोगे तब तो बड़ी दिक्कत है। इतना ट्रस्ट आपको रखना पड़ेगा कि जो भी अमेंडमेंट्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो यहां पर सारी करवाई जाएंगी। ठीक है, तो आई सिंसियरली वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज इधर उधर के बारे में चीजों को मत सोचो। जो भी मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं वो सही चीज पढ़ा रहा हूं, इतना ट्रस्ट आप लोग रख सकते हो मेरे ऊपर। ठीक है, एनीवे आई फील वेरी फनी इवन सेइंग दिस, आई फील वेरी फनी इवन सेइंग दिस के ट्रस्ट करो यार, मतलब क्या है यार। एनीवे चलो आइए सर, अब हम लोग कंपनीज में अगर टैक्स रेट के बारे में बात करें तो कंपनीज में टैक्स रेट्स के बारे में बात करते हैं। बाकी सारे जो भी क्वेश्चंस हैं 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30, हाँ 31 तक है ना, यस क्वेश्चन नंबर 31 तक के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग अपने आप कर सकते हो। अब आ जाओ हम लोग यहां पर चलते हैं कंपनीज के केस में टैक्स रेट कैसे होगा। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, दो टाइप की कंपनीज होती हैं, एक होती है डोमेस्टिक कंपनीज, एक होती है फॉरेन कंपनीज। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी का जो भी डिफरेंस है वो आप लोग सीए फाइनल में पढ़ोगे। डोमेस्टिक कंपनी में अब टैक्स रेट कौन सा लगेगा, पहली बात तो स्लैब्स नहीं होते यहां पर। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी तक देखा इंडिविजुअल्स, एओपी, बीओआई वगैरह, इंडिविजुअल एचयूएफ, इन सब में स्लैब्स थे कि 2.5 लाख तक नील, फिर 2.5 से 5 लाख 5%, फिर 5 से 10 लाख 20%, फिर 10 लाख के ऊपर 30% एंड सो ऑन। यहां पर स्लैब्स थे, राइट। यहां पर क्या है, यहां पर फ्लैट रेट लगता है कि जितनी भी आपका प्रॉफिट आए, जो भी आपकी इनकम आए, उस पर फ्लैट 30% या व्हाटएवर, राइट। तो देखो अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो उस पर 30% का रेट लगता है। अगर डोमेस्टिक कंपनी होती है तो उस पर 30% का रेट लगता है। लेकिन अगर उस डोमेस्टिक कंपनी का प्रीवियस ईयर 20-21 का टर्नओवर, प्रीवियस ईयर 20-21 का टर्नओवर 400 करोड़ से कम था या 400 करोड़ था, ठीक है, ध्यान देना, अगर उस कंपनी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर 20-21 में 400 करोड़ या उससे कम था तो टैक्स रेट 25% का लगेगा। मतलब इस साल टैक्स रेट 25% का लगेगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो भी आपकी कंपनीज होती हैं उन पर 30% का फ्लैट टैक्स रेट होता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस कंपनी का प्रीवियस ईयर 20-21 में टर्नओवर कितना था, सपोज 370 करोड़ था, ठीक है, तो 370 करोड़ था तो 400 से कम था। तो अगर 400 से कम था तो इस साल यानी प्रीवियस ईयर 22-23 में आप जो टैक्स रेट यूज करोगे वो 30% नहीं यूज करोगे, वो 25% यूज करोगे। आई विल रिपीट दिस थिंग, कंपनीज में यूजुअली टैक्स रेट 30% का होता है, लेकिन अगर उस कंपनी का प्रीवियस ईयर 20-21 का टर्नओवर 400 करोड़ से कम था तो इस साल जो रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा वो 25% का एप्लीकेबल होगा। और अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो उस पर टैक्स रेट 40% का लगता है। सरचार्ज कैसे लगता है, कंपनी की में अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की इनकम है तो डोमेस्टिक कंपनी में 7% का सरचार्ज लगेगा, फॉरेन कंपनी में 2% का सरचार्ज लगेगा। अगर इनकम 10 करोड़ से ऊपर है तो डोमेस्टिक कंपनी में 12% का सरचार्ज लगेगा, फॉरेन कंपनी में 5% का सरचार्ज लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी नोट्स है, ये आपको नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका 4% लगता ही है तो वो लगता रहेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 पर आओ। पहले क्वेश्चन नंबर 33 देख लो, क्वेश्चन नंबर 32 आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, आओ देखो, देखो जी, कंप्यूट द मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल, हम लोगों को मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अवेलेबल टू वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड क्या है, एक डोमेस्टिक कंपनी है, राइट। तो यहां पर यह बता दिया आपको कि ये डोमेस्टिक कंपनी है, ये एकदम क्लियर हो गया कि ये डोमेस्टिक कंपनी है। Assuming that total income of Y Limited for assessment year 23-24 is 10 करोड़ 1,30,000 रुपए। It's 10 करोड़ 1,30,000 रुपए and the total income does not include any income in the nature of capital gains। इसका सिग्निफिकेंस बाद में हमें समझ में आएगा क्योंकि कैपिटल गेन्स पर अलग रेट से टैक्स लगते हैं। ठीक है, एनीवे, तो यहां पर कंपनी की इनकम क्या है, 10 करोड़ 1,30,000 रुपए। तो 10 करोड़ से अगर ऊपर वो होता है तो सरचार्ज लगता है कितना, 12% का। और अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का होता है तो कितना लगता है, 7% का सरचार्ज लगता है। ठीक है, अब आ जाओ, यहां दिया है द ग्रॉस रिसीट्स ऑफ वाई लिमिटेड फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 इज 490 करोड़। तो अब मेरे को बताओ 20-21 का जो ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर है वो 490 करोड़ है, मतलब 400 करोड़ से ज्यादा का है। तो इस साल जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हम रेट 30% लेंगे या 25% लेंगे, तो यहां पर हम लोग रेट 30% लेंगे क्योंकि 400 करोड़ तक अगर होता है तभी सिर्फ 25% लिया जाता है, अदरवाइज 30% लिया जाता है। अब आ जाओ इधर देखा जाए तो टैक्स लायबिलिटी 30% आएगी 10 करोड़ 1,30,000 पर, फ्लैट रेट होता है यहां का।
ठीक है, फ्लैट रेट होता है, स्लैब्स नहीं होते, तो फ्लैट 30% आपका यहां पर लग जाएगा। तो आ जाओ देखते हैं इसको। ये क्या हुआ, 10 करोड़ 1,30,000 रुपए। ठीक है, 10 करोड़ 1,30,000 रुपए, इस पे 0.3 ये आता है आपका 3 करोड़ 39,000 रुपीज। 3 करोड़ 39,000 रुपीज। ठीक है, अब इस पर 12% के रेट से सरचार्ज लगेगा, इस पर 12% के रेट से सरचार्ज लगेगा, तो 36,04,680, 36,04,680। तो ये टोटल कितना आ गया, ये टोटल आपका आया 10,300,39,000। ये कितना आया, 336,43,680, 336,43,680। अब सुनो, ये 10 करोड़ से मार्जिनली ऊपर गया, ये 10 करोड़ से मार्जिनली ऊपर गया। तो अब आप देखो कि टैक्स ऑन 10 करोड़ कितना था, तो टैक्स ऑन 10 करोड़ आता है आपका 3,21,000 रुपए। ठीक है, टैक्स ऑन 10 करोड़, क्योंकि 10 करोड़ पर 30% ये आ गया 3 करोड़ रुपए, राइट। 10% पर 30% 3 करोड़ रुपए आ गया, और इसमें आपका 7% का सरचार्ज भी लगेगा, क्योंकि कंपनी के केस में क्या होता है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 7% का सरचार्ज लगता है, और 10 करोड़ से ऊपर, 10 करोड़ से ऊपर क्या लगता है, 10 करोड़ से ऊपर आपका 12% का सरचार्ज लगता है। तो 7% का सरचार्ज लगा, टैक्स आया 3 करोड़ 21 लाख रुपए। अब आ जाओ आप इधर देखो, यहां पर तो 3 करोड़ 21 लाख रुपए, और यहां पर 336,43,680। आओ कैलकुलेट करके देखें डिफरेंस, माइनस 3 करोड़ 21 लाख रुपए, तो कितना आया, 15,43,680 आया, 15,43,680 आया। मतलब अगर 10 करोड़ की इनकम होती तो इसको टैक्स कितना देना होता, 321। और अगर 10 करोड़ 1 लाख है, सिर्फ 1 लाख एक्स्ट्रा कराया, सिर्फ 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया, तो इसको देना पड़ रहा है इतना। डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 15,43,680। 15,43,680 का डिफरेंस आपका निकल कर आ रहा है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही है। तो कायदे से 14,43,680 का मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है, कायदे से 14,43,680 का मार्जिनल रिलीफ हम लोगों को मिल जाना चाहिए। आओ देखते हैं, टैक्स ऑन 10 करोड़ रुपीज विच इज 3 करोड़ 21 लाख प्लस, अच्छा सॉरी 10 करोड़ 1,30,000 है, 10 करोड़ 1,30,000 है, 10 करोड़ 1 लाख नहीं है, 10 करोड़ 1,30,000 है। ठीक है, माई मिस्टेक, मैंने 10 करोड़ 1 लाख ही बोल दिया। तो सिर्फ 1,30,000 एक्स्ट्रा कमाने पर इसको 15,43,680 देना पड़ रहा है। तो कायदे से 1,30,000 माइनस करना चाहिए, 1,30,000 माइनस करना चाहिए, और इसको मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए 14,13,680 का। मतलब सिर्फ 1,30,000 एक्स्ट्रा कमाया, देना पड़ रहा है बेचारे को 14,13,000। 1 लाख ज्यादा कमाने की 14 लाख की सजा, ऐसा थोड़ी होता है। तो 14,13,680 का इसको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो देखो टैक्स ऑन 10 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 10 करोड़, तो ये कितना आ जाता है आपका, ये आता है 10,01,30, 10,01,30 माइनस 10 करोड़ प्लस 3 करोड़ 21 लाख्स, तो ये आता है आपका 322,30, 322,30। तो ऑब्वियसली हम इसका लोअर लेंगे 322,30, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मार्जिनल रिलीफ निकल कर आएगा। तो इसको मैं M प्लस कर दूं, अरे बाप रे बाप, मत हो, डराओ मत भाई साहब, अबे हिलना। हाँ, तो ये इसको मैं M प्लस डाल देता हूं, 336,43,680 माइनस MRC इज इक्वल टू 14,13,680। ये आपका मार्जिनल रिलीफ आ गया 14,13,608। ठीक है, तो मार्जिनल रिलीफ में मैं लिख देता हूं, दिस इज 336,43,680 माइनस 322,30। ये आ गया। अब आ जाओ इस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देते हैं। तो 322,30 पर 0.04 1289,200 1289,200 and this gives you what, 322,30 plus 1289,200, this gives you 335,19,200। ठीक है, 335,19,200 ये आपका निकल कर आ जाता है।
ठीक है सर, ये आपका निकल कर आ जाता है, बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे। अब उसके बाद फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी के केस में टैक्स रेट्स ये हैं, ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप एक बार बस देख के इसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो टैक्स रेट 30% का होता है। अगर 1 करोड़ से ऊपर इनकम है तो 12% का सरचार्ज लगता है। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लगता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ये टैक्स रेट्स है, ये अगेन इग्नोर कर सकते हो इसको, ये क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन सीए इंटरमीडिएट में नहीं आते, सीए फाइनल में आते। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे, दैट इज 87A की रिबेट। लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे दैट इज 87A की रिबेट। ठीक है, तो 87A की रिबेट में बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग। Wow, first time I caught you live. Just wanted to say a big thank you. You have a clear and deep understanding of every topic. Teachers like you are rare to find. Thank you so much, Bankflix. Thank you so very much. ठीक है, एलएलपी लोकल अथॉरिटी सब बेकार है। नहीं बेकार नहीं है यार, ऐसी बात नहीं है, मतलब सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस के लिए बेकार है, ऐसे मत बोलो यार। ठीक है, सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस के लिए बेकार है। आ जाओ इधर देखो, रिबेट अंडर 87A ये क्या बोलता है? ये कहता है अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, आप रेजिडेंट हो, आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, आपकी इनकम 5 लाख से कम है, तो फिर जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है, या तो वो या तो 12,500 विचएवर इज लोअर, इसका आपको रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, जो ये अंशुल सर है ना, मजाक करते रहते हैं, मैं तो रिबेट अंडर 87A में आता हूं। ठीक है, आप लोगों को तो टैक्स अभी आ गया होगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले कभी ना कभी पढ़ा होगा। ऑल्दो अगर आपने किसी ने नहीं भी पढ़ा, तब भी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो अंशुल सर से कोई भी जब पूछता है ना कि सर आप कितना कमाते हो, तो पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं बेटा मैं तो रिबेट अंडर 87A वाला आदमी हूं। रिबेट अंडर 87A कब लगती है? जब इनकम साल की 5 लाख से कम होती है। आपको लगता है कि इनकम साल की 5 लाख से कम होगी? पहली बार जब मैंने ये कॉन्सेप्ट प्लस की क्लास में पढ़ाया ना रिबेट वाला, तो सारे के सारे ऐसे भौचक्के से रह गए, क्योंकि पहले तो ये पता ही था, अंशुल सर तो बोल ही रहे थे मेरे पे तो रिबेट अंडर 87 लगती है, 87A लगती है। किसी को पता नहीं है रिबेट अंडर 87A क्या होती है, तो सब बता रहे थे अरे ये तो अंशुल सर वाला सेक्शन है, अंशुल सर वाला सेक्शन है। मैं भी हंस रहा था अंदर ही अंदर, मैंने कहा बेटा अभी समझ लो, सेक्शन पता लग जाएगा कितना अंशुल सर वाला सेक्शन है कितना नहीं है। ठीक है, तो अंशुल सर कहां 37% सरचार्ज वाले आदमी, तो 37% सरचार्ज अंशुल सर, ये रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, ये अंशुल सर बिल्कुल मतलब ही नहीं है। तो देखो, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, तो ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स पर लगेगा, मतलब नॉन रेजिडेंट्स वगैरह को, नॉन रेजिडेंट्स को रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगा। सीन क्या है? If the income does not exceed 5 lakh rupees, resident individual will get exemption of lower of the following: 100% of tax और 12,500। ठीक है, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की इनकम अगर 5 लाख से कम है, 5 लाख या उससे कम है, तो फिर या तो 100% टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, या फिर 12,500 एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, इन दोनों में से जो भी कम होगा। आओ लास्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं, एंड देन विल बी कंप्लीटिंग द बेसिक्स ऑफ टैक्स एंड टैक्सेशन रेट्स। आओ देखो, Mr. Raghav, a resident individual aged 26 years, has a total income of 3,40,000 rupees, comprising his salary income and interest on bank fixed deposit. Compute his tax liability for assessment year 23-24. अभी इसकी इनकम कितनी है? इसकी इनकम 3,40,000 रुपए की है। तो पहले 2.5 लाख तक तो नील आएगा, पहले 2.5 लाख तक नील आएगा। ठीक है, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगता है, तो ये तो 5 लाख के अंदर ही अंदर है, तो 340 माइनस 2,50,000, 90,000 आएगा ये। तो 5% ऑफ 90,000, 5% ऑफ 90,000, कैसा अजीब सा लगता है ना, अभी तक करोड़ों में बात चल रही थी, फिर से ये हजारों में बात आ गई। तो 90,000 पर 0.05 कितना आता है? 4,500 आता है, 4,500 ये आ गया, 4,500 सरचार्ज सरचार्ज काहे का सरचार्ज? ठीक है, तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। अब रिबेट देखो, 5 लाख से कम इनकम है, तो या तो 100% ऑफ द टैक्स, तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A लोअर ऑफ या तो टैक्स अमाउंट विच इज 4,500 या 12,500 या 12,500 विच एवर इज लोअर। तो लोअर क्या है? लोअर तो ये है 4,500, तो 4,500 माइनस हो जाएगा और अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी आपकी नील निकल कर आ जाएगी। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चय फॉरएवर, बोलो निश्चय फॉरएवर। ठीक है जी, ये हो गया। बेचारा सरचार्ज नहीं दे पा रहा है। हाँ जी सर, आफ्टर दिस लेक्चर व्हाट वी शुड डू? स्टार्ट वाचिंग दिस सेशन फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि बिगिनिंग में सब बताया कि इसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है आपको अथर्व। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग से अगर आपने देखा होता तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या सीन है, क्या क्या चीजें हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे इस वाले सेशन को तो आपको पता चल जाएगा इस सेशन के बाद आपको क्या करना है। राइट, चलो जी, ये हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। कम ऑन एवरीवन, इधर देखो। मिस्टर दिनेश एजेड 35 years and a resident in India
ठीक है, इंडिया में रेजिडेंट है, 35 साल की एज है, हैज अ टोटल इनकम ऑफ 4,80,000 रुपीज कंप्राइजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112। अभी आपको तो पता नहीं है, जिन्होंने पढ़ा है आपको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा आपको तो पता नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बताता हूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो सेक्शन 112 वाले होते हैं उन पर 20% के रेट से टैक्स लगता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो 112 वाले होते हैं उन पे 20% के रेट से टैक्स लगता है। पर सर ये होते क्या है, वो अभी उसमें मत पढ़ो, जब हम कैपिटल गेन्स वाला चैप्टर करेंगे तो आपको समझ में आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते क्या है। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि 4,80,000 रुपए पर 20% के रेट से आपका टैक्स लग जाएगा। ठीक है, 4,80,000 रुपए पर 20% के रेट से आपका टैक्स लग जाएगा। ऑफ कोर्स पहले बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट माइनस करनी होगी। ठीक है, तो 4,80,000 रुपए के अगर पूरे के पूरे आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कैसे आएगी, पहले 2.5 लाख तक नील, लेकिन उसके बाद 2.5 लाख से 480, 2.5 लाख से 480 5% नहीं होगा, 5% नहीं होगा, ये 20% का होगा। ये अभी मैं आपको बता रहा हूं, डिटेल में हम लोग जब कैपिटल गेन्स करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल जैसा मैं बता रहा हूं आप लोग वैसा उसको समझ लो बस। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 20% का टैक्स लगता है आफ्टर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट माइनस हो गई, अब 480 माइनस 2.5 लाख, 480 माइनस 2.5 लाख कितना आता है, 480 माइनस 2.5 लाख, ये आया आपका 2,30,000। 2,30,000 पर 20% के रेट से टैक्स लगेगा, 2,30,000 पर 20% के रेट से टैक्स लगेगा, तो ये 46,000 आ जाएगा, 46,000 आ जाएगा, तो ये हो गया 46,000। अब देखो रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या होगी, या तो 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट विच इज 46,000, या फिर 12,500 विच एवर इज लोअर, तो 12,500 की आपको रिबेट मिल जाएगी। तो 46,000 माइनस 12,500 ये आपका आ जाता है 33,500। इस पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा, 1340, तो ये आ जाता है आपका 34,840, and this completes your introduction, basics of taxation and taxation rates। अब आपको क्या करना है अथर्व भाई और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि नोट्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप एक पहली बात तो नोट्स में जो कुछ भी टेक्स्ट है आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और नोट्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं प्लीज उन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर फिनिश। यस सर, आपने टैक्स डर हटा दिया एकदम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच चिन्मय जी। ठीक है, बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन एंड टैक्सेशन रेट्स आपका क्लियर हो गया है। हाँ जी, ये पूरा बैच यूट्यूब पर ही होगा। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों को इस वाले सेशन में बहुत मजा आया होगा, राइट? मैं अब आपको फटाफट से बता देता हूं कि आपको अगर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप वो सब्सक्रिप्शन किस तरह से ले सकते हो, बिकॉज जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अनअकैडमी प्लस के एकाग्रता बैच में मेरी क्लासेस चलती हैं दोपहर को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। ठीक है, तो वो एकाग्रता बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, और वो सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाता है वो अब प्रोसेस में आप लोगों को यहां पर बताने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, तो आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर आओगे, दैट इज सिंपली unacademy.com। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहां पर स्टार्ट लर्निंग वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आप स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक कर दोगे। स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा जिसमें आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा। तो आप यहां पर नीचे आओगे, आपको सीए दिखाई देगा। अभी आप सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो तो यहां पर आप सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक कर सकते हो। सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करने के बाद, ये रहा सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करने के बाद आप इसको, या आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। यहां पर आप सिंपली सब्सक्रिप्शन प्लान पर आ जाना। जब आप सब्सक्रिप्शन प्लान पर आओगे तो आपको यहां पर 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे, प्लस के और आइकॉनिक के, और इसमें आपको जो भी दोनों के बेनिफिट्स हैं वो आप लोगों को यहां पर दिखाई दे जाएंगे। कौन कौन सी चीजें आइकॉनिक में इंक्लूडेड है पर प्लस में नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहां पर एक प्रॉपर ढंग से दिखाई दे जाएंगी, राइट? आप लोग गेट प्लस पर क्लिक करोगे। गेट प्लस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। यहां पर आप अपने पसंद का टेन्योर चूज कर सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 months, 6 months, 12 months, 15 months, 18 months एंड 24 months। तो जो जितने भी टाइम का आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यहां पर आप मेरा कोड यूज कर सकते हो निश10 और अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप निश10 करके अप्लाई करोगे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा।
जिस दिन मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट 10% है, तो यहां पर इसलिए वेबसाइट पर इस समय 10% दिखा रहा है। लेकिन हो सकता है जब भी आप ये सेशन देख रहे हो सकता है जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोच रहे हो तो कोई और ऑफर चल रहा हो। कभी कभी 20% का ऑफर चल जाता है, कभी कभी कुछ एक्सटेंशन का ऑफर चल जाता है कि आपने 24 महीने का अगर सब्सक्रिप्शन लिया तो उसके साथ 6 महीने का एक्स्ट्रा है। तो जो भी कुछ है वो आपको यहां पर वेबसाइट पर दिखता रहेगा और निश्चय कोड लगाने पर वो ऑफर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। राइट, तो आप इसको करके यहां पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपका कोई छोटा भाई या बहन है तो आप इस सीए फाउंडेशन में यहां पर ऐड कर सकते हो। सीए फाउंडेशन ऐड करने के बाद आप उसको प्रोसीड कर सकते हो एंड यू कैन मेक द पेमेंट एंड दिस इज हाउ यू कैन टेक अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। गुड नाइट, बाय बाय।